जय हिंद मातरम, भारत माता की जय। करते हैं उसके बहुत बड़े सौभाग्य की बात महाराज का योग ध्यान का लाइव होता है। भारत माता को नमन करते हुए, सारे शहीदों को नमन करते हुए, भारत के 7,32,000 क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उनको हम प्रणाम करते हैं। और हमारा राष्ट्र गौरव, हे भारत आया हूं, हमें एक बलिदान हुआ है, तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो, भारत माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही, उठो मो निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के पुत्र जागो, बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति की ध्वजा जगे, अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हवे हथेली पर और जागो, रक्त के भक्त जागो, सिर के सागर नरमुंडों की माला वाला जागे, कपाली कैलाश, रण की चंडी घर घर नाचे, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध मैं स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न बचेगा, कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परसा जागे। आज परशुराम जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। परशुराम का रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, जगे पद्मिनी का जौहर जागे, केसरिया वाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, और वह सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल कर पी जाएंगे, वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया, वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। आज बांधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, आओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम है टकराओ, जिनके रक्त से बनता है रण का केसरिया बाना, जिनके रक्त से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सिर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है, झोली लेकर मांग रहा हूं कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों पर में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी में फन वाला, फिर चाहे रावलपिंडी वाला हो या पेकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आया हूं, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय हिंद। मैंने आज तक कभी कोई कविता नहीं पढ़ी, कभी कोई भजन या गीत मैंने कभी गाया नहीं। ये पहली कविता ऐसी है जो अंदर तक उद्वेलित करती है। कल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती थी, उनकी स्मरण तिथि थी, उनको भी हम नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनकी रश्मि रथी को पढ़ते हैं, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो लगता है कि शब्दों का चयन इससे भी अधिक कुछ हो सकता है क्या। कल हमने बातचीत की थी हमारे भारत के फार्मा उद्योग पर, भारत के गौरवशाली अतीत पर, हमने नागार्जुन पर बात की थी। हमने कल बात की थी कि हमारे भारत में रसायन विज्ञान कितना उन्नत था कि हमारे भारत में रसायन विज्ञान के माध्यम से तांबे को, लोहे को सोने में बदला जा सकता था। हमारे एक ऋषि हुए हैं नागार्जुन,
जिन्होंने रसायन शास्त्र के ऊपर अद्भुत ग्रंथ लिखे। और वो ग्रंथ कैसे लिखे, वो ग्रंथ क्या लिखे, उन ग्रंथों के अंदर एक एक धातु को कैसे प्रोसेस करना है, उसकी भस्म कैसे बनानी है, उस धातु के क्या गुण हैं, उसके ऊपर केमिस्ट्री की जितनी अधिक खोजें हो सकती हैं वो सब उन्होंने की। उस नागार्जुन ने अपने राज्य में राजपाट को ठोकर मारकर, राजपाट का काम छोड़कर उसने लैब बनाई, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को, पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक संकल्प लिया कि मुझे अमरता की खोज करनी है, ऐसे रसायन की खोज करनी है जिसको कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले तो वो अमर हो जाए। नागार्जुन सालों तक उसी में लगे रहे, राजपाट का काम छोड़ दिया। उनके मंत्री आए कि चारों तरफ उपद्रव मच गया है, गुंडे मवाली अपराधी लोग सिर उठा रहे हैं, सेना के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, आप ये रिसर्च का काम छोड़िए, आप राज सत्ता को संभालिए। तो नागार्जुन ने कहा कि मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो मंत्रियों ने कहा कि राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, कोई कर देने के लिए तैयार नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अव्यवस्था का माहौल है। तो नागार्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने ऐसी खोज कर ली है जो मैं किसी भी धातु को सोने में बदल सकता हूं, तो हमारे राजकोष भी खाली नहीं हो सकता, राजकोष की चिंता नहीं करनी। जब मंत्रियों ने कहा कि केवल राजकोष की बात नहीं है, अपने राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए और बहुत सी चीजों को देखने की आवश्यकता है, आप यदि इसमें रुचि नहीं रखते तो किसी और को राजा बना दीजिए। वो अपने पुत्र को राजा बना देते हैं, खुद खोज करते हैं, 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक वहीं अपनी रसायनशाला में, अपनी लैब में खोज करते रहते हैं, धातुओं के ऊपर खूब खोज करते हैं, अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं। हमारे भारत के बारे में, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भारत के अंदर कोई ज्ञान विज्ञान, कोई तकनीकी नहीं थी, उसका यदि केवल नागार्जुन को पढ़ लिया जाए और नागार्जुन के ऊपर रिसर्च करके पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ेंगी। जितनी हम दूसरे देशों की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं, माया सभ्यता की बात करते हैं, वहां पर जो ज्ञान गया वो हमारे भारत से गया था। हमारे भारत में तो विडंबना की बात क्या है कि इतिहासकारों के नाम पर ऐसे वामपंथी इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने भारत के काल निर्धारण में भी बहुत बड़ी गड़बड़ की है। भारत में राखी गढ़ी में जो कब्र पाई गई, उस राखी गढ़ी में उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया गया तो पाया गया कि हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली है। तो भारत के इतिहास का दोबारा से पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है, भारत के इतिहास को दोबारा से उठाने की और जगाने की आवश्यकता है। ये काम हमें करना है। तो रसायन विज्ञान ने भस्मों कि कितना सुपर साइंस है, नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी नाम जो शब्द है वो आधुनिक विज्ञान में हम बात करें तो केवल पिछले 40-50 सालों का शब्द है। उससे पहले कोई नैनो नाम का शब्द नहीं जानता था। हमने अपनी कालगणना में प्रकाश वर्ष तक नापा है। अपनी कालगणना में हमने केवल दिन और महीना नहीं नापा, दिन महीने के बाद हमने युगों तक, चतुर्युगी तक, कल्प तक, ब्रह्मा के एक निमेष तक, ब्रह्मा के एक दिन तक, ब्रह्मा के एक साल तक, ब्रह्मा की आयु तक हमने काल गणना की है। इतनी काल गणना की है कि वो ब्रह्मांड के अंदर पहला विस्फोट जहां हुआ और जहां से प्रकाश चलना शुरू हुआ, जिसको काल आज कहा जाता है, प्रकाश की गति जिसको आज कहा जाता है, उसके ऊपर गहन रिसर्च करने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने किया है। इतना महान विज्ञान हमारा रहा है, उसकी हम बातचीत करेंगे। भस्मों के विज्ञान की बातचीत करेंगे। नैनो शब्द अभी पिछले 50 सालों की देन है। हमारे भस्मों का विज्ञान, हमारा औषध विज्ञान पूरी तरह से नैनो साइंस है। भस्मों के जब साइज को आप भस्मों को, भस्म की चरक और सुश्रुत की हमारे ऋषियों की परंपरा से, हमारे जो रसाचार्य हुए हैं, रसायन वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी परंपरा से जब हम भस्म बनाते हैं तो वो भस्म शरीर के अंदर इंजेक्शन की तरह शरीर को पोषण देने का काम करती है, शरीर को आरोग्य देने का काम करती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनके अंदर शरीर की जिनकी मात्रा 100 मिलीग्राम से भी कम होती है, कुछ ऐसी परिभाषा माइक्रोन्यूट्रिएंट की दी जाती है कि ये पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कुछ रोल प्ले करते हैं। और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात तो छोड़ दीजिए, जो मोटे मोटे तत्व हैं उनकी पहचान भी पूरी दुनिया को कोई बहुत पहले नहीं थी। वो सारी पहचान भी अभी कुछ 100 सालों की बात है। तो अपने यहां हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कि हमारे शरीर के अंदर सोने का क्या प्रभाव हो सकता है, चांदी का क्या प्रभाव हो सकता है, तांबे का क्या प्रभाव हो सकता है, हमारे शरीर के अंदर मोती का क्या प्रभाव हो सकता है, डायमंड को अगर बारीक बारीक पीस कर नैनो करके शरीर के अंदर डाला जाए भस्म के रूप में तो वो कहां इफेक्ट करेगा,
कोशिकाओं में क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, कोशिकाओं के व्यवहार में क्या अंतर आएगा, हमारे ब्लड के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस अंग पर प्रभाव पड़ेगा, कितनी मात्रा में लेना है, उसको कैसे प्रोसेस करके बनाना है कि उसके टॉक्सिन्स सारे निकल जाएं, उसका जहर सारा निकल जाए और वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो जाए। ये सारा विज्ञान भी करने का काम हमारे भारत के ऋषियों और मुनियों ने किया है, जिसको आप आयुर्वेद का, जिसका एक पार्ट, आयुर्वेद पूरा नहीं है, वो हमारे चारों वेदों का एक उपवेद बोला जाता है आयुर्वेद का। मैं एक विद्यार्थी हूं, इन सारी चीजों का मैं विद्यार्थी हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझसे कोई भूल हो सकती है, लेकिन मैं जितना पढ़ते पढ़ते जान पाया हूं उतना मैं आपसे डिस्कस करके आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस चर्चा में कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छी बात लगे, और कुछ हो सकता है आपकी ओर से मुझे कोई अच्छी बात सीखने को मिले, आपके कमेंट्स के रूप में, आपकी प्रतिक्रिया के रूप में। तो ये हम सीख और सिखा रहे हैं, कोई एक्सपर्ट की बात नहीं कर रही। तो ये एक्सपर्ट होने के लिए इसके ऊपर शोध करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता। आपके मन में सवाल आएगा कि जब हमारे पास इतना ज्ञान विज्ञान था तो आज हमारे पास वो ज्ञान विज्ञान कहां चला गया, आज क्यों नहीं हो रहा? आज भी हो सकता है, हमें आवश्यकता है नागार्जुन जैसे वैज्ञानिकों की, ऐसे ऋषियों की जो इसके ऊपर इतना शोध करें। एक संस्था पतंजलि योगपीठ लगी हुई है, उस एक संस्था ने दुनिया के 200 देशों के अंदर योग को पहुंचा दिया। अपोलो और एम्स जैसे हॉस्पिटल, जहां जो आयुर्वेद को कोई सम्मान नहीं देते थे, आयुर्वेद का कोई डॉक्टर आयुर्वेद की बीएमएस कर लेता था तो पर्ची लिखता था या दवा लिखता था या रोगी को देखता था तो दवाई कौन सी देता था, दवाई एलोपैथी की लिखता था, उसमें गौरव और गर्व अनुभव करता था। आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद नाम की एक विधा अलग से है, ये स्थापित, ये प्रमाणित हो रहा है। और आने वाले समय में यदि भगवान ने चाहा, यदि ईश्वर ने चाहा, तो जो पतंजलि लगा हुआ है, जो पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी लगे हुए हैं, उससे एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा काम पूरी दुनिया में होने वाला है। आयुर्वेद की बात करेंगे, प्राचीन भारत के विज्ञान की बात करेंगे, एक एक भस्म को कैसे बनाया जाता है उसके कुछ सैंपल की बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे भारत में हमने कल बातचीत की थी कि एक व्यक्ति का संकल्प कैसे पूरे देश को खड़ा करता है। उस संकल्प का उदाहरण है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी। बंगाल में जन्म हुआ, जन्म होकर बचपन में पढ़े, घर में लाइब्रेरी थी, पुस्तकें पढ़ते रहे। पिताजी आचार्य थे, उन्होंने संस्कृत सिखाई, हिंदी सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, जर्मनी भाषा उन्होंने सीखी और संकल्प लिया कि मुझे भारत को खड़ा करना है, मुझे भारत में कुछ ऐसा करना है कि हमारे भारत का पुराना वैभव लौटे, वैभव पुराना भारत का ज्ञान लौटे। पढ़ने के लिए लंदन में गए, एडिनबरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े, डीसीएस की परीक्षा पास की, पूरी परीक्षा के अंदर फर्स्ट आए। लंदन में रहते हुए भी केवल धोती कुर्ता पहना, धोती कुर्ते के अलावा और कुछ पहना नहीं। वहीं पर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बहुत संपर्क में रहे। मेघनाथ साहा से लेकर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर तक एक जो कड़ी चली, इस चेन में, इस कड़ी में नींव के पत्थर के रूप में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का योगदान हुआ। शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की, केमिस्ट्री अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते स्वदेशी का महत्व बताया, विद्यार्थियों को बताते थे कि अपनी मातृभाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं हो सकती, स्वदेश प्रेम से ज्यादा और कोई प्रेम नहीं हो सकता। अपनी सारी सैलरी सेवा के लिए खर्च कर देते थे। अपने घर के अहाते में 800 रुपए से बंगाल फार्मा की स्थापना की। बंगाल फार्मा की स्थापना करने के बाद जब वो चल पड़ी तो उसको लिमिटेड कंपनी के रूप में उसको भी समाज के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए दान कर दिया। जितना वेतन लेते थे सब समर्पित कर देते थे। कॉलेज में पढ़ाने में जितना समय लेता था उस समय के बाद घर पर आकर 18-18 घंटे मेहनत करते थे, अपने लैब के एक्सपेरिमेंट करते थे, जो फार्मा कंपनी बनाई हुई थी उसके ऑर्डर को पूरा करते थे। देश के, बंगाल के युवाओं को कहते थे कि हमें स्वदेशी के रास्ते पर चलना है और स्वदेशी के रास्ते पर चलकर हमें अपने बंगाल को स्वावलंबी बनाना है, बंगाल को खड़ा करना है। और इसके लिए वो कहते थे कि आपको नौकरी करने वाला नहीं बनना है, आपको नौकरी देने वाला बनना है। ये हमने कल के एपिसोड में बात की। जब वो अपने विद्यार्थियों को कहते थे तो वो मेंडलीफ का एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे कि रूस के वैज्ञानिक मेंडलीफ चाहते तो अपनी इस आवर्ती सारणी को, जो उन्होंने अलग अलग तत्वों के बारे में खोज की और उसकी आवर्ती पीरियोडिक टेबल बनाई, उसको अंग्रेजी में छाप सकते थे। उनको ज्यादा सम्मान मिलता, उनको हो सकता है लंदन में बुलाया जाता, जो उस समय बहुत पावरफुल था 1900 के दशक में। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने अपनी इस सारिणी को, इस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने अपनी रूसी भाषा में बनाया। तो वो स्वदेश से प्रेम करने की पूरी प्रेरणा देते थे। और उनको जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का एक प्रोफेसर जो उनसे कम योग्यता का है उसको वेतन 1200 रुपये मिलता है, उनको 250 रुपये वेतन मिलता है। और जब वो मिस्टर क्राफ्ट के पास, अपने शिक्षा विभाग के हेड के पास गए और उन्होंने जब कहा कि आप लोगों को तो इतना ही वेतन मिलेगा, आप कुछ कर सकते
सकते हैं तो अपना काम कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारे पास नौकरी करें। तो संकल्प कर लिया कि भारत को स्वदेशी के रास्ते पर खड़ा करना है। बंगाल फार्मा की स्थापना की, ऐसी बंगाल फार्मा जैसी अलग अलग जो भारत में आगे चलकर फार्मा उद्योग की नींव बनी, ऐसी 10 से अधिक फैक्ट्रियों की स्थापना करके दूसरे लोगों को हैंडओवर करके स्वदेशी के इस काम को बहुत आगे बढ़ाया। जमकर मेहनत करते थे। मेहनत करते करते उन्होंने इस भारत को स्वदेशी के नींव के पत्थर के रूप में खड़ा किया। और आज भारत का जो फार्मा उद्योग खड़ा है, उस फार्मा उद्योग की नींव में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज दुनिया के 200 देशों में भारत की दवाइयां निर्यात की जाती हैं। भारत के जीडीपी में 2% का योगदान भारत की दवाइयों का है। अभी कोरोना वायरस फैला तो 55 देशों को भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी है। दुनिया के अफ्रीका के ऐसे देश है जो भारत की जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयां जो पूरी दुनिया की दूसरी कंपनियों से बहुत सस्ती हैं, उसके आधार पर का जीवन का रक्षण होता है। आज पूरी दुनिया में भारत दवाइयों की फार्मेसी के रूप में, दवाइयों की राजधानी के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मूल में एक कार्यकर्ता का, एक व्यक्ति का तप है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जो वैज्ञानिक भी थे, जो क्रांतिकारी भी थे, जो स्वाधीनता सेनानी भी थे, जो फ्रीडम फाइटर भी थे और जो सोशल वर्कर भी थे। जब बाढ़ आती थी, अकाल आता था, भूकंप आता था, तो लैब को छोड़कर चले जाते थे और सेवा में लग जाते थे। एक अपील के ऊपर 3-3 लाख रुपए लोग वहां पर दान कर देते थे। प्रोफेसर की सैलरी कितनी है? 250 रुपए। कितना इकट्ठा करते हैं? 3 लाख रुपए। आज प्रोफेसर की सैलरी 1.25 लाख रुपए है। तो 1.25 लाख रुपए प्रोफेसर की सैलरी है, तो इसका आप देख लीजिए कितने हजार गुना ज्यादा हो गया, 3000 गुना ज्यादा। तो ये डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का व्यक्तित्व था। ये सारा काम करते थे, स्वदेशी के मार्ग पर भारत को खड़ा किया, ये सारा काम किया। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने एक जो बड़ा काम किया, जो आज हम चर्चा करेंगे, नागार्जुन के और हमारे पुराने रसायन शास्त्रियों से लिखे हुए सारे ग्रंथों को इकट्ठा किया। और केमिस्ट्री में भारत क्या था, 1905 के आसपास ये पुस्तक छापकर पूरी दुनिया को बताया कि भारत अनपढ़ों का देश नहीं था, भारत निकम्मों का देश नहीं था, भारत जाहिलों का देश नहीं था। और हर जगह जब वो लेक्चर देते थे तो ये कहते थे कि रसायन विज्ञान में विज्ञान की जहां बात करनी होती है तो हमारे भारतीय लोग अंग्रेजों के सामने सिर झुका लेते हैं। हमारा विज्ञान इतना उन्नत रहा है कि हमें सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें सिर ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को विज्ञान देने का काम किया है, पूरी दुनिया को तकनीक देने का काम किया है। बस दिक्कत की बात यह है कि हमने अपने आत्मसम्मान को भुला दिया, हमने अपने आत्म स्वाभिमान को भुला दिया, हमने अपने आत्म गौरव को भुला दिया। उस आत्म गौरव को, उस स्वाभिमान को, उस सम्मान को दोबारा से जगाने की आवश्यकता है। तो आज हम भस्मों के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। आज एक खबर की मैं आपके सामने बताता हूं। अभी 2012 में एक खबर आई, एक देश के एक बड़े हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने, जो किडनी का डिपार्टमेंट है, उसने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की और ये पाया कि बहुत 200 लोगों के ऊपर जिनकी किडनी फेल हुई, उनके ऊपर रिसर्च की और ये पाया कि 200 लोगों में से जो 60 से 70% लोगों की जिनकी किडनी फेल हुई, उसका कारण है कि उनकी किडनी के अंदर हैवी मेटल्स पाए गए। और ये हैवी मेटल्स उनके पास कहां से आए कि उन्होंने किसी हकीम से, किसी नीम हकीम से, किसी वैद्य से दवाइयां ली, दवाइयां लेकर उनको वो दवाइयों के अंदर भस्म दी गई, उस भस्म के कारण उनकी किडनी फेल हो गई। आज पूरी दुनिया में ये छवि बनी हुई है कि भारत की आयुर्वेद की भस्मों को यदि कोई लेगा तो उसकी किडनी फेल हो जाएगी। नीम हकीम, झोला छाप, या आप देखेंगे कि अभी कुकरमुत्तों की तरह हर्बल फार्मेसी, हर्बल कंपनियां उगी हुई हैं। उन हर्बल फार्मेसी, हर्बल कंपनी सरकार के ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर लोन ले लेती हैं। लोन लेने के बाद जो चरक और सुश्रुत जी ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है, जो समझने की चीज है उसको समझते नहीं है और उस प्रोसेस को शॉर्ट करके जल्दबाजी में बनाते हैं और बनाकर वो धातुएं प्रोसेस ठीक से नहीं करते तो भस्म नहीं बन पाती, वो जहर बनती हैं और फिर जब उसको खाते हैं तो लोगों की किडनी फेल होती है। और जब ये एक भी खबर आती है तो ये खबर अगर विदेश में कहीं आती है तो उस देश का खाद्य और ड्रग डिपार्टमेंट उस भारत के आने वाली सारी दवाइयों के ऊपर रोक लगा देता है। आज विडंबना क्या है, पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी कई बार कहते हैं कि हमें आयुर्वेद की दवाइयों के स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता है। आज भी पूरी दुनिया में आयुर्वेद की जो दवाइयां जाती हैं वो फूड सप्लीमेंट के रूप में, फूड प्रोडक्ट के रूप में जाती हैं, वो मेडिसिन के रूप में नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि मेडिसिन के नाम पर आयुर्वेदिक दवाइयों का हमने आधुनिक युग में शोध नहीं किया, उसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं किया, उसके ऊपर सेल लाइन ट्रायल नहीं किया, उसके ऊपर हमने विज्ञान की कसौटी पर उसके एक एक तत्व को कसने का काम नहीं किया। आयुर्वेद की दुर्गति
किसी दूसरे व्यक्ति ने, अंग्रेजों, आजादी से पहले हम ये मान सकते हैं कि एलोपैथी को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने आयुर्वेद की दुर्गति की। अंग्रेजों ने आयुर्वेद में जो अच्छा अच्छा था उसको लेकर गए। अपने भारत के अंदर प्लास्टिक सर्जरी होती थी, अपने भारत के अंदर ये जो चेचक का टीका लगाया जाता है ना, ये चेचक का टीका अपने भारत के लोग लगाते थे। अपने भारत के लोगों में ऐसे ऐसे घुमंतू जाति के लोग होते थे जो आपने पुराने जमाने में आपने सुना होगा, जो हरियाणा और उत्तर भारत के में रहने वाले हैं, सिंगा लगवाई, जो एक नुकीली धातु रखते थे और धातु से उस व्यक्ति को, जिसको पहले कभी चेचक रहा हो, उसकी पीप लेते थे और उस पीप से कहीं थोड़ी सी जगह पे लगाते थे, हल्का सा बुखार आता था और उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो जाता था कि उसको फिर वो बीमारी नहीं होती थी जिसका वो टीका लगाते थे। और वो टीका जो भारत में लगाते थे, उसी पद्धति के आधार पर यूरोप में वो टीका गया। इसके बारे में पूरे प्रमाण है, इसमें कोई ये छुपी हुई बात नहीं है। इस विषय की डिटेल में चर्चा मैं आपसे कल या परसों के सेशन में करूंगा। तो भारत से विज्ञान वहां पर गया। अभी कोरोना का टीका बनाने के लिए बात चल रही है ना, तो उसमें एक ये बात चल रही है कि कोरोना का टीका बनाने में कुछ ऐसा किया जाए कि जिनको कोरोना हुआ है उनका प्लाज्मा लेकर, प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है, उनके जो जिनको कोरोना हुआ है उनके उसके अंदर इन्फेक्शन का हल्का सा पार्ट लेकर दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए, ताकि उसके अंदर उनका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर उस बीमारी से लड़ने की जो प्राकृतिक क्षमता है वो पैदा हो जाए। तो इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे। तो अभी आज हम करंट की बातचीत करते हैं, कोरोना में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम भस्म विज्ञान की, रसायन विज्ञान की बातचीत करेंगे। तो अभी कुछ नई घटनाक्रम कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में हुए हैं। आज ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला है, बायकॉट चाइना। देखिए, चाइना के से एक चीज अच्छी सीखने वाली है। मैंने कल आपको बताया था कि चाइना का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके माँ बाप उसको वहां पर लेकर जाते हैं जहां चाइना और जापान का युद्ध हुआ था, उस पहाड़ी के पास, जहां लाखों चाइनीज व्यक्तियों को एक साथ खड़े करके गोलियों से भून दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था। हर चाइना के बच्चे को जैसे ही वो थोड़ा सा समझने वाला होता है उसको बचपन में वहां कर लेकर जाता है, और फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो फिर उसको दोबारा लिया जाता है। और वहां पर टूर एंड ट्रेवल वाले बुजुर्ग चाइनीज व्यक्ति जो घर से उसके साथ जाते हैं, वो उसकी कहानी को इतने मार्मिक तरीके से सुनाते हैं, इतने भयावह तरीके से सुनाते हैं कि चाइनीज बच्चे के मन में बैठ जाता है कि मेरे लिए मेरा देश पहले है। मेरा देश, मेरे पूर्वजों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया था तब ये मेरा देश बना है, तो इस देश का मुझे पूरा सम्मान करना है, इस देश की व्यवस्थाओं का, इस देश के कानून का पालन करना है। और आज आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर, चाहे हम कहें कि शी जिनपिंग कितना भी कठोर है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहां पर कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है, वहां पर केवल सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया तंत्र है। वहां पर किसी व्यक्ति को ऐसे अपने भारत की तरह अनाज नहीं मिलता, मनरेगा के नाम पर फ्री में खाने को नहीं मिलता। वहां पर जो व्यक्ति रहेगा उसको काम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में फ्री में इलाज नहीं मिलता। आपने वहां पर लोन ले लिया और लोन नहीं चुकाया तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, वो निर्णय 2-4 दिन में किया जाता है। उसके लिए कोर्ट के ऊपर कोर्ट, अपील के ऊपर अपील, दलील के ऊपर दलील वहां पर नहीं दी जाती। मान लीजिए जब उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, तो वन चाइल्ड पॉलिसी में धर्म नहीं देखा, किसी का यह तर्क नहीं आया कि हमारी मान्यताएं तो हमारा धर्म तो इसकी इजाजत नहीं देती। देश के लिए जो कानून है वो सबके लिए लागू है और कोई उससे बच नहीं सकता। तो जैसे ही किसी व्यक्ति ने गलती से दूसरा बच्चा पैदा कर लिया, दूसरा बच्चा पैदा करते ही जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर चाइना अथॉरिटी का बुलडोजर आएगा और उसके घर को तोड़ देगा। जो बच्चा पैदा होगा उसको कोई आईडी नहीं मिलेगी, उसको कोई आधार कार्ड नहीं मिलेगा, उसको कोई वोटर कार्ड नहीं मिलेगा, उसको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो कभी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं ले सकता, वो बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता, उसको सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो कभी वोटर कार्ड नहीं ले सकता, वो वहां पर पासपोर्ट नहीं ले सकता, वो कोई बिजनेस करना चाहे तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। और इतना करने के साथ साथ उसके पूरे परिवार का घर तोड़कर उसको रोड के ऊपर ले आया जाता है। ये फैक्ट बातें हैं। आप चाहें तो आपका कोई व्यक्ति चाइना में रहता हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसा चाइना के अंदर सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये देश चल रहा है। तो हमने कल बातचीत की थी कि चाइना का बच्चा पैदा होता है तो उस पहाड़ी के पास ले जाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारा देश कैसे खड़ा हुआ था। इजराइल के अंदर भी यही होता है। जो यहूदियों का होलोकास्ट हुआ था, उस होलोकास्ट को सुनाने के लिए जब भी कोई बच्चा
यहूदी पैदा होता है तो उसको उस होलोकास्ट के म्यूजियम को दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे पूर्वजों को हिटलर ने किस प्रकार से तड़पाया था, किस प्रकार से मारा था, और हम आज यदि जीवित हैं तो संघर्ष के बल पर जीवित हैं, और हमें यदि आगे जीवित रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम दूसरे लोगों से आगे निकलें। उसको यह नहीं सिखाया जाता कि तुम धरती के ऊपर बोझ हो, तुम्हें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको यह सिखाया जाता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तुम्हारा जन्म विशेष हुआ है, तुम विशेष काम करने के लिए धरती पर आए हो। ऐसे ब्रेन की प्रोग्रामिंग इजराइल की मां उस बच्चे की बचपन से करनी शुरू करती है। जापान के अंदर यही होता है। जापान के अंदर जब कोई छोटा बच्चा स्कूल के अंदर जाना शुरू करता है तो देशभक्ति की भावना इतनी सिखाई जाती है कि आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि अपने यहाँ के एक सन्यासी जापान में गए, और जापान में जब वो ट्रेन में बैठे थे तो अपने किसी साथ वाले जापानी से कहा कि यहां पर जापान में फल अच्छे नहीं मिलते। तो उस जापानी व्यक्ति को इतनी शर्म आई, वो ट्रेन से उतरा और कहीं से भी ढूंढकर अच्छे फल लेकर आया। फल लेकर उन्होंने उस व्यक्ति को दिए। उन्होंने कहा कि आप ये फल क्यों लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, तो मैं ये ढूंढ कर लेकर आया हूं कि कहीं आप जापान से बाहर जाकर मेरे देश की बुराई ना करो। ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं कि जापान की ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति जा रहा है तो जापानी एक व्यक्ति सुई धागा निकालता है, उस ट्रेन की सीट को सिल रहा है। जब कोई भारतीय व्यक्ति देखता है और कहता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये आपकी है क्या? वो कहता है ये मेरी नहीं है, लेकिन मेरे देश की, और मेरा देश पूरा मेरा घर है। ऐसी जापान के अंदर भावना है। जापान की मार्केट के अंदर, जापान के स्टोर के अंदर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जापान के स्टोर के अंदर, जापान की मार्केट के अंदर बाहर का आया हुआ बासमती का चावल होता है, जो देखने में लंबा होता है, खुशबूदार होता है, टेस्ट में अच्छा होता है। और जापान का वहां का जो ट्रेडिशनल चावल है वो देखने में मोटा होता है, फूलने में अच्छा नहीं होता, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता। दोनों बराबर में रखे रहते हैं क्योंकि WTO का नियम है कि वो जापान उस चावल को लाने में बैन नहीं लगा सकता। विदेश का चावल सस्ता होता है, लेकिन फिर भी जापानी लोग उस विदेश के चावल को जो पास में रखा है स्टोर में, सस्ता है, अच्छा है, खुशबूदार है, टेस्टी है, उस चावल को नहीं लेते। जब उनके खरीदने की बात आती है तो वो अपना परंपरागत, वो हल्का घटिया चावल लेते हैं जो रेट में महंगा है लेकिन टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन विदेशी नहीं है, स्वदेशी है। ये जापान के अंदर होता है। ये भावना स्वदेशी की जापान के अंदर है। तो ये बातें हम और करेंगे। थोड़ा सा करंट टॉपिक के ऊपर बात कर लें। आज यूएसए के अंदर, यूएसए के ट्रंप ने झोला छाप डॉक्टर की तरह बात की अभी 2 दिन पहले। देखिए, ऐसे ही बेतुके बयान ट्रंप देते रहते हैं। आज भी बेतुके बयान दिए। क्या बेतुके बयान दिए? थोड़े दिन पहले तो कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से सबका इलाज हो जाएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इलाज कैसे होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने जब अनाउंस किया कि हमें दवा मिल गई तो डॉक्टर ने खुद आकर विरोध किया कि डॉक्टर देगा दवाई, लोग अपने आप ना खाएं। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कह दिया कि फेफड़ों के अंदर यदि सीधे ब्लीच को या अल्कोहल को डाल दिया जाए तो उससे वायरस मर जाएगा, इंजेक्शन लगा दिया जाए तो। ट्रंप की खूब फजीयत हुई। यूएसए के अंदर 30 लोगों ने नासमझी की हद देखिए, कीटनाशक पी लिया, अल्कोहल पी लिया, डिटॉल पी लिया, ब्लीच पी लिया ताकि उनको वायरस ना हो। 30 लोगों ने। ये पढ़े लिखे देश के हालात बता रहा हूं मैं, आज के हालात बता रहा हूं, जिस अमेरिका को हम बहुत डेवलप मानते हैं। अभी एक घटना और हुई है कि मध्य प्रदेश के एक गांव में एक नाई ने 8-10 व्यक्तियों की दाढ़ी बनाई। एक व्यक्ति संक्रमित था तो उस गांव के 6 व्यक्ति उस एक नाई के कारण संक्रमित हो गए हैं। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम बचें कि हम कहीं बाहर से दाढ़ी ना बनाएं। और जियो और फेसबुक का जो अभी फेसबुक ने जो जियो के अंदर 10%, 9.9% जो शेयर खरीदे हैं, उन शेयर्स के खरीदने के बाद हमने एक दिन फेसबुक और जियो की बात की थी। देखिए, फेसबुक दुनिया की बड़ी कंपनी है, बहुत बेशरम है। मार्क जुकरबर्ग एक नंबर का बहुत बेशरम व्यक्ति है। कम से कम 16 बार अभी तक वो माफी मांग चुका। फेसबुक के ऊपर जितना डाटा है वो पूरी तरह से अनसेफ है। फेसबुक के ऊपर डाटा की चोरी की एक घटना नहीं हो चुकी, 16 घटनाएं हो चुकी। और फेसबुक पूरी दुनिया में चलता है, केवल एक देश में नहीं चलता, वो देश है चाइना। और फेसबुक के बारे में हम यदि बात करें तो आप ये सोचेंगे कि फेसबुक हमसे क्या चलाता है। देखिए, फेसबुक के ऊपर आकर हम फेसबुक की निंदा करते हैं, स्वदेशी का प्रचार करते हैं, तो एक तरीके से हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये विदेशी प्लेटफॉर्म है, हमें मजबूरी में इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है कि हमारे पास स्वदेशी कोई इसका विकल्प नहीं है। एक व्यक्ति से, एक यूजर से फेसबुक हर साल 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक कमाता है। आप कोई भी चीज नहीं खरीदते, कोई ऐड नहीं खरीदते, तो भी इतना वो कमाता है। ये मैंने फेसबुक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। फेसबुक
पूरे दुनिया के सारे देशों में चलता है, केवल चाइना में नहीं चलता। तो इस फेसबुक के बारे में हम बात करें तो फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग सुबह 2 घंटे पहले उठता है और उठकर चाइना की भाषा है जिसको चाइनीज बोलते हैं या मैंड्रीन बोलते हैं, उस मैंड्रीन भाषा को सीखता है और वो शी जिनपिंग के तलवे चाटता है कि मुझे किसी तरह चाइना के अंदर एंट्री दे दी जाए। मार्क जुकरबर्ग की पत्नी चाइनीज है, उसने अपनी बेटी पैदा की, अभी थोड़े दिन पहले हुई थी। बेटी पैदा हुई तो उस बेटी को लेकर उसका एक सपना था कि इस बेटी का नामकरण शी जिनपिंग करे। इतना वो चाइना से प्रेम करता है। जब उससे किसी ने पूछा कि आप ये चाइनीज भाषा क्यों सीख रहे हो, आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों सीख रहे हो, तो उसने कहा कि चाइना बहुत बड़ा बाजार है 140 करोड़ का और मुझे अपनी फेसबुक वहां चलानी है। कल को यदि फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को मौका मिले कि आप आ जाओ चाइना की, आपको हम सिटीजनशिप दे देंगे, आप चाइना में आकर रहो, चाइना में आकर बसो, तो वो दोबारा सोचेगा नहीं, वो तुरंत जाकर चाइना के अंदर बस जाएगा। तो फेसबुक और जियो की जो डील हुई, इसके बारे में मैंने यही कहा था कि ये कोई बहुत अच्छी नहीं है, स्वदेशी के लिए खराब चीज हुई है, लेकिन क्योंकि अब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बैठी हुई है, हुआवे जैसी चाइनीज कोई कंपनी आए, टिकटॉक जैसी आए, रेन जैसी आए, चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कितनी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस का जितना पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप का जितना टर्नओवर है रिलायंस का, उसके बराबर चाइना की एक कंपनी है हुआवे। जैसे रिलायंस 4G नेटवर्क हमें दे रहा है, 4G के टावर लगे हुए हैं, 4G का इंटरनेट हमारे मोबाइल के अंदर आता है, 4G की ऑप्टिकल फाइबर से हमें घरों के अंदर लीज लाइन मिलती है, वैसे ही हुआवे नाम की एक कंपनी है जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी आते हैं और इसके साथ साथ वो चाइना की कंपनी है। चाइना के एक मिलिट्री लीडर की कंपनी चाइना की गवर्नमेंट ने बनवाई। 50,000 रुपए फाइनेंस करने का, फंड करने का काम चाइना की गवर्नमेंट ने किया कि हुआवे नाम की कंपनी से पूरी दुनिया में आप 5G का नेटवर्क बनाइए। 5G का नेटवर्क यदि चाइना के मिलिट्री के एक्स कमांडर की कंपनी के पास होगा तो आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया का डाटा उनको बहुत आसानी से मिलता रहेगा। उनको किसी पूरी दुनिया से कोई रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से वो डाटा प्राप्त कर लेंगे। तो रिलायंस और जियो और फेसबुक का जो कोलैबोरेशन हुआ है, जो उन्होंने 10% खरीदे हैं, इसमें बहुत अधिक तो चिंता की बात इसलिए नहीं है कि केवल 9.9% खरीदे हैं। चिंता की बात इसलिए है कि फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग बहुत निकम्मा है। अमेरिका की सीनेट में उसको 6 घंटे तक बुलाकर उससे पूछताछ की गई थी। जब उससे पूछा तो अमेरिका के एक सीनेट ने, एक सांसद ने, जैसे अपने भारत में संसद है वहां की सीनेट है, तो एक सीनेटर ने, वहां के एक सांसद ने यह पूछा कि आप पिछले हफ्ते किस होटल में गए थे और आप किस किस से मिले थे, ये आप बताइए। तो मार्क जुकरबर्ग ने मना कर दिया। तब उस सीनेटर ने यह कहा कि आप तो फेसबुक के माध्यम से हर व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करते हैं, हर व्यक्ति क्या बात कर रहा है वो सारा डाटा आप रखते हैं, आप अपनी निजता का तो इतना ख्याल रखते हैं लेकिन दूसरे की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, तो आपको कैसे माफ किया जाए। तो फेसबुक ने कहा कि जी मैं ठीक करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। तो 16 बार ऐसी माफी वो मांग चुका है। बहुत बेशरम व्यक्ति है, बहुत बदमाश व्यक्ति है, चाइनीज माइंडेड है, पत्नी चाइनीज है, बेटी का जो नाम रखा है वो चीन के नए साल के अनुसार रखा है। वो अंग्रेजी नववर्ष नहीं मनाता, वो चाइनीज नववर्ष मनाता है। तो ये फेसबुक और जियो की जो डील हुई है, इसमें 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कौन से हैं जो भारत की सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं? एक पॉइंट तो ये है कि रिलायंस जियो की क्या पॉलिसी रही है कि जियो ये चाहता है कि जो डाटा का सर्वर है वो भारत में रहना चाहिए, लेकिन फेसबुक अपने सारे सर्वर भारत के बाहर रखता है। जो हमारे फेसबुक का जितना डाटा है वो भारत के सर्वर में नहीं होता, भारत के बाहर के सर्वर में होता है। तो जियो की पॉलिसी ये रही है कि भारत के अंदर रहे। अभी दोनों के बीच में कोई खुलकर बातचीत नहीं हुई। और दूसरा बिंदु क्या है, जियो भारत की कानून का सम्मान करता है। वो कहता है कि यदि भारत की सुरक्षा को यदि कोई डाटा की आवश्यकता है, किसी की डिटेल की आवश्यकता है, तो हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। फेसबुक हमारे सारे डाटा को चोरी करता है, लोग हैकर्स उससे चुरा लेते हैं, लेकिन कहने को सामने से ये कहता है कि फेसबुक का सारा डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। तो 2 बिंदु ये खतरनाक है। इन 2 बिंदुओं पर यदि फेसबुक अपने सर्वर यहां पर रखता है और भारत की सरकार को कोऑपरेट करते हुए अपराधियों का या जो डाटा इकट्ठा होगा उस डाटा को शेयर करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका उतना नुकसान नहीं होगा। फिर भी हमारी स्वदेशी कंपनी, कोई फेसबुक बने, कोई गूगल बने, कोई टिकटॉक बने, कोई कैम स्कैनर बने, कोई ब्यूटी प्लस बने, कोई
कोई पबजी गेम की तरह बने तो हमारे भारत की कंपनी हो तो उससे भारत हमारा स्वावलंबी बनेगा। ये पबजी खेलते खेलते, ये टिकटॉक खेलते खेलते ये कंपनियां 50-50 हजार करोड़ की बनी हुई हैं, जो केवल भारत से कमाती हैं और भारत से कमाई करके वो हमारे देश को निकम्मा बनाती हैं, हमारे देश के युवाओं के मन में पोर्नोग्राफी घुसाती हैं, निकम्मापन घुसाती हैं, उनके अंदर आलस्य लाती हैं, प्रमाद लाती हैं, निकम्मा बना देती हैं, उनके अंदर नशा छा जाता है, इतना नशा छा जाता है कि उनको काम करना पसंद नहीं आता और वो आने वाले समय में भी कभी काम नहीं कर पाते। तो ये निकम्मा बनाने का काम चाइना कर रहा है। यूएसए ने अब चीन को अलग थलग करने की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। चाइना ने एक और बदमाशी की है। चाइना ने वो बदमाशी क्या किया है कि अभी कुछ दिन पहले चाइना ने अपने नक्शे में, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, चाइना बदमाशी करता रहता है। कभी तो अरुणाचल प्रदेश को कहेगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ रहे हैं तो वो वहां पर नहीं आएंगे क्योंकि ये तो हमारा है। बहुत होगा तो ये कहेगा कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये तो हमारी थी, नहीं तो ये डिस्प्यूटेड है इसलिए आप भी मत आओ। फिर बहुत होता है तो कहता है कि चाइना, अरुणाचल के प्रदेश के लोगों को हम वीजा नहीं देंगे क्योंकि वो तो चाइना के हैं, तो वो वीजा नत्थी करना शुरू कर देता है। तो अभी आज उसने बदमाशी करते हुए ये किया है कि अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाया है। इसलिए आज ट्रेंड चला कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बायकॉट चाइना, ये ट्रेंड ट्विटर के ऊपर चला और ये ट्रेंड चलाने में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया। यूएसए लगा हुआ, यूएसए की विदेश मंत्री है माइक पेम्पियो, उन्होंने ये कहा है कि चीन इस वायरस के लिए जिम्मेदार है, जो करोड़ों लोग खाली हुए हैं उनके लिए केवल चीन जिम्मेदार है। और अमेरिका ने एक चाइनीज महिला को भी पकड़ा है जो एक रिजोर्ट के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर जहां से ट्रंप का कनेक्शन है, वहां पर कुछ कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मालवेयर, कुछ वायरस फैलाने की फिराक में थी, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। और ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी निंदा की है, यूके ने निंदा की है, चाइना की 2 कंपनियों ने यूएस चीन के ऊपर हर्जाना $20 ट्रिलियन का फाइन के लिए एक अपील कोर्ट में डाली है, केस किया है। यूएसए की सीनेट ने, वहां की संसद ने अपने कानून के अंदर संशोधन किया है ताकि वो चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर घसीट सकें। यूएस ने अभी थोड़े दिन पहले बात की कि हम टीम चाइना के अंदर भेजना चाहते हैं, तो चाइना ने उस टीम को अलाउ नहीं किया, उस टीम को कहा कि आप चाइना के अंदर नहीं आ सकते। यूएसए के 3 रिपोर्टर्स को चाइना ने कहा कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाओ। विदेशी मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी चाइना ने। इस वायरस के बारे में एक और खबर आई है कि आज रूस, जो स्वाभाविक रूप से चाइना का दोस्त है क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट है, चाइना भी कम्युनिस्ट है, उसके एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, जो बहुत वहां का फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि ये वायरस आया तो वुहान की लैब से है। ये चाइना करना नहीं चाहता था लेकिन गलती से हो गया। कैसे हो गया? चाइना वायरस के जीनोम के स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर रहा था। एचआईवी का टीका बनाने के लिए, एचआईवी का वैक्सीन बनाने के लिए वो छेड़छाड़ करते हुए वायरस के अंदर जो उसने जीनोम स्ट्रक्चर के अंदर छेड़छाड़ की, उससे वायरस इतना म्यूटेट हो गया, एक तरीके से इतना खतरनाक हो गया कि जो वैज्ञानिक करना चाहते थे उससे उल्टा हो गया और वो वायरस खतरनाक होकर एक्सीडेंटली बाहर फैल गया। अब इससे 2 चीजें स्पष्ट होती है। देखिए, रूस का कोई वैज्ञानिक कभी भी चाइना के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, तो उसने ये कहा कि हम आरोप नहीं लगा रहे, चाइना से गलती से यह हुआ है। तो उसने लेकिन जो दूसरी बात कही है कि यह गलती से हुआ है और जानबूझकर हुआ है, इससे यह साफ पता लगता है कि यह वायरस चाइना के लैब की उपज ही थी। हम चाइना के बारे में बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा मेन मीडिया कर रहा है। मार्च में हमने तब चाइना की बात की थी, वुहान लैब की बात की थी, यह वायरस कहां से आया इसकी बात की थी, चाइना के षड्यंत्र की बात की थी, वुहान से बीजिंग शंघाई में नहीं गया इसकी बात की थी, वुहान के 34 प्रांतों में नहीं गया, वुहान में किसी मिलिट्री लीडर को, किसी बड़े नेता को नहीं हुआ, ये हमने खूब बातचीत की। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मार्च के लास्ट वीक में जब कोई मीडिया हाउस इसकी बात नहीं कर रहा था तो सबसे पहले सुदर्शन चैनल ने इसकी बात शुरू की, क्योंकि एक सुदर्शन चैनल ऐसा राष्ट्रभक्त चैनल है जिसको कहा जाए तो वो अपने विज्ञापनों की परवाह नहीं करता। कोई भी विदेशी कंपनी कभी भी सुदर्शन चैनल को विज्ञापन नहीं देती। और मैं जितनी बात कर रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा फेसबुक का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। एक दिन तो ऐसा हुआ जब चाइना के ऊपर हम ये लेक्चर कर रहे थे तो फेसबुक के ऊपर जैसे ही अंग्रेजी में चाइनीज वायरस लिखते थे तो वो कमेंट हाइड हो जाता था, वो कमेंट अपने आप हाइड हो जाता था, वो कमेंट किसी को दिखाई नहीं देता था। हमारे कार्यकर्ता ने जब चाइनीज वायरस करके कमेंट किए, मैंने देखा कि जब लाइव करने के बाद जब देखा कि ये कमेंट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मैंने तो किसी को हाइड नहीं किया, किसी को ब्लॉक नहीं किया, तो उसके ऊपर टैप करके जब अनहाइड करके देखा तो ये पाया कि इन्होंने चाइनीज वायरस लिखा था। फेसबुक का प्यार देखिए चीन के साथ। फेसबुक
चाइनीज वायरस लिखते हैं, वुहान वायरस लिखते हैं, तो उस कमेंट को हाइड करने का काम करता है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, पूरी दुनिया में जो मीडिया चलता है सबके अंदर क्या लिखा जा रहा है कि ये वायरस चाइनीज वायरस है, ये वायरस कम्युनिस्ट वायरस है, ये वायरस वुहान वायरस है, ये वायरस कुंगफू वायरस है, ये वायरस इतना खतरनाक है। ये पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, पूरी दुनिया में यही माना जा रहा है, यही कहा जा रहा है। और अब तो ये सारे पत्ते खुल चुके हैं, अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। एचआईवी का खोज किसने की? एचआईवी के वायरस की जिसने खोज की थी, यूएसए के साइंटिस्ट की, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उस साइंटिस्ट ने भी साफ साफ कहा है कि यह वायरस लैब में बनाया गया है, यह वायरस आदमी का बनाया हुआ है। अच्छा, एक खबर झूठी है, एक खबर आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर हो रही है ना कि जापान के किसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि यह वायरस आदमी का बनाया हुआ, वो उसने नहीं कहा है। तो हम तथ्यों की बात करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, तथ्य को प्रमाणित कर लेंगे, कई एंगल से, कई सोर्स से जांच लेंगे, फिर उसकी हम बात करेंगे। सुनी सुनाई या व्हाट्सएप के ऊपर फैल रही उसकी बातचीत हम नहीं करेंगे। तो यूएसए लगा हुआ है, यूएसए की विदेश डिपार्टमेंट लगा हुआ है, और यूएसए की अब योजना है कि वो पूरी दुनिया से चीन को अलग थलग कर ले। डब्ल्यूएचओ से वो एग्जिट कर चुका है, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग उसने बंद कर दी, और पूरी दुनिया में उसने कह दिया कि ये डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कम्युनिस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुंगफू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। मिस्टर टुड्रोस के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में खूब कहा है, उसकी पूरी हकीकत बताई है, इथोपिया की हकीकत बताई है, इथोपिया को किस तरह से लिटिल चाइना कहा जाता है, टुड्रोस किस प्रकार से वर्ल्ड टेररिस्ट लिस्ट में जो लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसके तीसरे नंबर का पदाधिकारी डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल मिस्टर टुड्रोस रहे हैं। उसके बारे में डिटेल में आज बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेन मीडिया खोलते होंगे तो आपको खूब खबरें उसकी दिखाई देती रहेंगी। आगे कुछ ऐसा बताते हैं जो एक्सक्लूसिव, जो मीडिया में दिखाई नहीं देता और जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस की विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ये वायरस जो यूएसए के अंदर आया है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई महामारी नहीं है, ये यूएसए के ऊपर अटैक है और हम इस अटैक का बदला लेंगे। जैसे यूएसए के ऊपर कोई हथियारों से अटैक करता है तो यूएसए की मिलिट्री, यूएसए की पूरी सारी शक्ति उससे बचाव करने के लिए और उस अटैक के ऊपर दोबारा से उसके उत्तर में अटैक करने के लिए काम करती है, वो हम करेंगे। हम आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर चीन को अलग थलग करेंगे। अब यहां पर भारत में आपके मन में भी एक विचार आया होगा, यूएसए के अंदर आज 51,000 लोग मर चुके हैं, लगभग 2 लाख लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, पिछले 24 घंटे में 3,000 लोग मरे हैं। चाइना के अंदर केवल इन्फेक्शन कितना हुआ? लगभग 60-70 हजार लोगों को इन्फेक्शन हुआ, 80,000 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, मरे कितने? 4-4.5 हजार लोग मरे केवल चाइना, जहां से वायरस की शुरुआत हुई। और न्यूयॉर्क यूएस से जो 15,000 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक एक दिन में 4-4 हजार लोग मर रहे हैं। मतलब चाइना के अंदर जो 5 महीने में व्यक्ति मरे, उतने एक दिन में आज न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर मर रहे हैं। एक दिन के अंदर इटली के अंदर मर रहे हैं, एक दिन में उतने व्यक्ति यूके के अंदर मर रहे हैं। यूके के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना हो जाता है, प्रधानमंत्री को कोरोना हो जाता है, जर्मनी की चांसलर को हो जाता है, मिडिल ईस्ट के एक देश के स्वास्थ्य मंत्री को हो जाता है, वो खांसता और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सारे पावरफुल लोगों को कोरोना हो जाता है, लेकिन चाइना के अंदर कोरोना नहीं होता, वो उसको कंट्रोल कर लेता बिना वैक्सीन बने। ये क्या राज है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब यूरोपीय संघ ने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को जारी किया है। चाइना ने खूब कोशिश की कि वो उस रिपोर्ट को रोके, और देखिए चाइना के अंदर, चाइना के जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, उनको वोल्फ फाइटर कहा जाता है। जैसे भेड़िया लड़ाकू होता है, वैसे कहा जाता है कि जब चाइना के हित की कोई बात नहीं होती तो पूरी दुनिया में जैसे भेड़िया हमला करता है। देखिए भेड़िए का एक गुण है, भेड़िया जब ताकतवर व्यक्ति होता है तो छुप के हमला करता है, ताकतवर नहीं होता है तो एकदम शेर बनकर हमला करता है। जब पीछे हटने की बात आती है, छुपने की बात आती है, तो कुत्ता बन जाता है। वो कई जानवरों का मिला जुला कुटिलता का रूप है, तो इनको कहा जाता है कि ये भेड़िए हैं। चाइना के राजदूत और भेड़ियों की तरह पूरी दुनिया में चाइना के खिलाफ जो चल रहा है, मतलब जो सच्चाई चल रही है, चाइनीज वायरस, वुहान वायरस
इसको कम्युनिस्ट वायरस कहा जा रहा है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर विरोध करने के लिए पूरी लॉबी उनकी उतर चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा कि मुझे चाइना की ओर से ऑफर आया कि मैं अमेरिका की संसद में खड़ा होकर कहूं कि चाइना के ऊपर आरोप लगाना गलत है, इसके लिए उसको पैसा दिया जाएगा। यूएसए के अंदर कई साइंटिस्ट पकड़े गए हैं जो यूएसए यूके की रिपोर्ट को चाइना देने को काम कर रहा था। जो चाइना जासूसी करवाता है, बड़े पैमाने पर करवाता है और दूसरे देश के वैज्ञानिकों को खरीदने का, तोड़ने का काम भी करता है। ऐसे षड्यंत्र भी सामान्य तौर पर चलते हैं। अभी यूएस के अंदर सीधे सीधे यूएस की विदेश मंत्री ने, ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग को, चाइना के राष्ट्रपति को, चीन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अपनी एप्पल को, अपनी गूगल को, अपनी कंपनियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप कहीं से भी सामान बनवाओ, लेकिन आपको चीन से सामान नहीं बनवाना। लगभग 1000 कंपनियां ऐसी हैं जो चीन को छोड़कर वियतनाम में जा रही हैं, साउथ कोरिया में जा रही हैं, ताइवान में जा रही हैं, जो जापान में जा रही हैं, जो और एशियन देशों को देख रही हैं जहां पर वो अपने कारखाने लगा सके। नोएडा के अंदर सैमसंग का एक कारखाना लग गया है। सैमसंग जो मूल रूप से साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके अंदर 1.25 करोड़ फोन हर महीने बनाए जाएंगे। ऐसा कारखाना नोएडा के अंदर लग चुका है। 1000 कंपनियां एशिया के अंदर ऐसे किसी देश को देख रही हैं जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, जहां पर वो प्लांट लगा सकें। भारत के पास भी एक मौका आएगा, लेकिन इस मौके में दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर विपक्षी दल इतने बदमाश हैं, इतने चरित्रहीन हैं कि उनके लिए कोई देश मायने नहीं रख सकता। आज भी आजादी के 70 सालों बाद भी चीन ने जहां कैलाश मानसरोवर तक, मानसरोवर झील तक, तिब्बत के अंदर जहां घास का तिनका नहीं उगता, वहां पर मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 में जब मेरा तिब्बत जाना हुआ, चाइना जाना हुआ, तो उस समय उन्होंने ऐसे हाईवे बनाए हुए थे जो दिल्ली से लेकर आगरा तक का यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वैसे हाईवे तो उन्होंने तिब्बत में बनाए हुए थे। मैं शंघाई की बात नहीं कर रहा, मैं बीजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं वुहान की बात नहीं कर रहा। इन सारे शहरों के अंदर तो उन्होंने एक शहर बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के डायोड से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स के वायर से लेकर, आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बनवाना है तो आपको एक शहर के अंदर हर चीज बनाने वाला मिलेगा। उस चीज का प्रोजेक्ट को बनाने वाला, प्रोजेक्ट के अनुसार उसकी डिजाइनिंग करने वाला, उसकी टूल एंड डाई बनाने वाला, उसके असेंबल करने वाला, उसको अलग अलग पार्ट में बनाने वाला, जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी बनाने वाला, जिस रेट में चाहिए उस रेट में बनाने वाला, और उसके बाद उसकी पैकेजिंग से लेकर, उसकी मार्केटिंग से लेकर, उसकी डिलीवरी से लेकर, उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, उसके बैंकिंग सिस्टम से लेकर सारी व्यवस्थाएं उन्होंने एक छत के नीचे उपलब्ध करवाई हैं। एक शहर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना दिया, एक शहर मोबाइल फोन के लिए बना दिया, एक शहर बना दिया कि यहां पर पिचकारी और गुब्बारे बनेंगे, यहां पर लाइट बनेगी दिवाली की। एक शहर ऐसा बना दिया जहां पर सजावटी चीजें बनेगी, जहां पर फोटो फ्रेम से लेकर दूसरी सजावटी चीजें बनेगी। तो हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही हमारी सुबह चाइनीज वस्तुओं के साथ होती है और हमारी शाम चाइनीज वस्तुओं के साथ होती है। मैं एक दिन एक लेक्चर दूंगा। यूएसए की एक महिला ने एक बार संकल्प लिया कि मैं कोई भी चाइनीज वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगी, तो उसने एक पुस्तक लिखी, 1 ईयर विदाउट चाइनीज प्रोडक्ट। इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, आप भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, नहीं तो मैं उसकी किसी दिन आपको उसका ब्रीफ आपसे शेयर करूंगा कि चाइना किस कदर हमारे एक एक हिस्से में घुसा हुआ है। और आपको मेरी बात यदि अच्छी लग रही हो तो मैं रोज रात को 8 बजे लाइव आता हूं। लाइव देखते देखते आप इसको शेयर जरूर कर दीजिए, इसलिए नहीं कि मेरा कार्यक्रम है इसलिए शेयर कीजिए, ये सारा कार्यक्रम आपको अपनी भाषा में भी कहना है। अभी कार्यक्रम बाकी है, एक संदेश मैं दे रहा हूं कि सुनते सुनते टैप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। देखिए, कोई देश महान तब बनता है सबसे पहले जब उस देश के लोगों के मन में देशभक्ति के विचार अंकुरित होते हैं। उसके मन में यह भाव आता है कि हमारा देश कभी भी दबा कुचला देश नहीं रहा। कोई बच्चा आपके यहां पैदा हुआ, आप किसी पौधे को देखिए, आपके घर में 2 गमले हैं, एक पौधे को आप गाली देना शुरू कर दीजिए और एक पौधे को रोज सुबह उठकर आप शाबाश कहना शुरू कर दीजिए कि आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत अच्छे फल आएंगे। तो जिस पौधे को आप गाली देंगे वो पौधा मुरझा जाएगा और जिसको शाबाशी देंगे वो पौधा पुष्पित और पल्लवित हो जाएगा। तो हमारे मस्तिष्क को विचारों की खुराक चाहिए, वो विचारों की खुराक हमें मिलेगी हमारे इतिहास से, हमारे सामान्य ज्ञान से, हमारे बोध से, हमारे चिंतन से, हमारे विचारों से। और वो खुराक हमें एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से विपरीत दी गई। हमें खुराक ये दी गई कि हम तो कायर थे, हम तो कमजोर थे, हम तो बुज़दिल थे। सिकंदर आया, हमें पीट कर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी आया, हमें पीट कर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम आया, हमारी पिटाई करके चला गया।
अहमद शाह अब्दाली आया, वो हमारी पिटाई करके चला गया। बाबर आया, उसने हमें पीटा। हुमायूं आया, उसने हमारी पिटाई की। अकबर आया, उसने हमारे ऊपर राज किया। जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, सबने हमारी पिटाई की। मतलब हम पिटते ही रहे। ये हमारा अतीत नहीं है। हमारा अतीत 1,96,08,53,121 वर्ष का है। तो इसको चलते चलते शेयर जरूर कर दीजिए। इसलिए शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग जाग सकें। सबसे पहले विचार उत्पन्न होगा, कट्टरता उत्पन्न होगी, वैचारिक कट्टरता, कि हमारे लिए हमारा देश पहले है। जब इजराइल के लिए देश पहले है, जापान के लिए देश पहले है, जर्मनी के लिए देश पहले है, फ्रांस के लिए देश पहले है, साउथ कोरिया के लोगों के लिए देश पहले है, ताइवान छोटा सा 2.5 करोड़ का देश, चाइना उसको आंखें दिखाता है, और चाइना और ताइवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। आज ताइवान खुलकर चाइना की आंखों में आंखें डालकर यह कहता है कि हम आपसे दबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके एक एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त गुड़गांव में टूल एंड डाई की कंपनी में इंजीनियर है, डाई टूल सेक्शन का इंचार्ज है। तो उनको कई बार जब मशीनें खरीदनी होती है ना, सीएनसी मशीनें, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें, कंप्यूटराइज मशीनें, लेथ की मशीन, मिलिंग की मशीन, ड्रिलिंग की मशीन, ये टूल एंड डाई मेकिंग की मशीन, तो ये खरीदने के लिए वो कई बार जब आवेदन मंगवाते हैं तो उनकी जो कंपनी है वो मूल रूप से चाइनीज कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। तो उनको निर्देश है कि आपको कोई मशीन खरीदनी हो, और मान लीजिए आपको एक मशीन 1 करोड़ रुपए की चाइना से मिल रही है, और दूसरी आपके पास जितनी कोटेशन है उसमें आपको मशीन, जापानी मशीन 1.25 करोड़ रुपए की मिल रही है, साउथ कोरिया से आपको 1.5 करोड़ रुपए की मिल रही है, वियतनाम से आपको 2.25 करोड़ रुपए की मिल रही है, जापान से या जर्मनी से आपको और महंगी मिल रही है। तो कह रहे कि चाइना का ऑर्डर आपको कैंसिल करना है, चाइना को ड्रॉप करना है, कोई भी बहाना लगाकर आपको चाइना की कोटेशन को डिस्क्वालीफाई करना है। और यदि 10-20% महंगी भी मिले तो ताइवान के लोग जापान की मशीन खरीदना पसंद करते हैं, साउथ कोरिया की मशीन खरीदना पसंद करते हैं, वियतनाम की खरीद लेंगे, जर्मनी की खरीद लेंगे, किसी यूरोपियन देश की खरीद लेंगे, लेकिन वो चाइना की नहीं खरीदना चाहते। तो आज जिन 3 पत्रकारों को चीन ने बाहर निकाला, उन 3 पत्रकारों को ताइवान ने यह कहा कि आओ हमारे पास आओ। और आज ताइवान ये कहता है कि हम चीन के डर में नहीं जिएंगे। ताइवान आज युद्ध का अभ्यास कर रहा है, चाइना उसको डराने की कोशिश कर रहा है। जब WHO की मीटिंग हुई तो चाइना ने कोशिश की कि ताइवान को उससे निकाल दिया जाए, तो ताइवान ने वहां पर विरोध दर्ज करवाया। और अब ताइवान के साथ जापान खड़ा है, क्योंकि जापान चीन का स्वाभाविक दुश्मन है। चीन का दुश्मन ताइवान, तो ताइवान और जापान एक साथ दोस्त हैं। ऐसे ही ताइवान के साथ अब अमेरिका चीन का दुश्मन है, चीन को मजा चखाना है। तो चीन को मजा चखाने के लिए किसको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है? ताइवान को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। ताइवान के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, चाइना के पास में एक छोटी सी जगह है ताइवान, जहां लगभग 2.5 करोड़ की आबादी रहती है। तो उस देश में चीन के अंदर कम्युनिस्ट शासन है। चीन के कम्युनिस्ट शासन ने जिन लोगों को भगाया था वो लोग ताइवान में जाकर बस गए 1949 में, और ताइवान में वो चीन की विचारधारा से बिल्कुल उलट विचारधारा के हैं। वो चाइना के अंदर नेशनल, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे। चाइना ने कम्युनिज्म को चुना, और कम्युनिस्ट पार्टी बनते हुए चाइना के अंदर केवल एक पार्टी है। चाइना को कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान कहता है कि असली चीन मैं हूं और ये सारा मेरा हिस्सा था। अब जो कम्युनिस्ट चीन है वो ये कहता है कि मैं चीन हूं और ये ताइवान तो हमारा एक छोटा सा स्टेट है। अभी ताइवान के अंदर एक स्टेट 2 रूल, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है, जिसमें हांगकांग में और ताइवान में अलग सिस्टम चलता है। उनका संविधान अलग है, उनकी संसद अलग है, लेकिन ताइवान उसके ऊपर दादागिरी करता है। चीन उसके ऊपर दादागिरी करता है। ऐसी दादागिरी करता है, वो ताइवान को कहता है कि आप कहीं एम्बेसी नहीं खोल सकते, किसी इंटरनेशनल मंच पर, किसी इंटरनेशनल ग्रुप में अलग देश की हैसियत से जा नहीं सकते। तो अब ताइवान भी चीन को आंखें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है। भारत अभी कुछ बोल नहीं रहा, चाइना का विरोध नहीं कर रहा, खुलकर कुछ बोल नहीं रहा, चाइना को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का फोन आता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर जी, उनके पास कहता है कि देखो लोग इसको चाइनीज वायरस कह रहे हैं, वुहान वायरस कह रहे हैं, तो आप इसका विरोध करो। तो हमारी विदेश मंत्रालय के लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर विचार करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो चाइना का अभी खुलकर सरकारी स्तर पर भारत विरोध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भारत बहुत बड़ी मात्रा में आज चाइना के ऊपर निर्भर करता है। सोलर सेल आएगा चाइना से आएगा, मोबाइल फोन आएगा चाइना से आएगा, चिप आएगी चाइना से आएगी, मदरबोर्ड आएगा चाइना से आएगा। जितनी
जितनी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, गुब्बारे से लेकर हमारे देवी देवता से लेकर हमारे सजावटी सामान से लेकर सब चाइना से आ रहा है। तो कुछ सामान तो हम बना सकते हैं, लेकिन सारा अभी नहीं बना सकते। चाइना से हम जो सामान मंगवाते हैं वो 5 लाख करोड़ का मंगवाते हैं। चाइना जो हमसे सामान खरीदता है, हम चाइना से धागा खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। चाइना हमसे कपड़ा या धागा नहीं खरीदता, हमसे कपास खरीदता है। उस कपास के अंदर वैल्यू एडिशन करता है और कई गुना में हमें बेचता है। तो हमें चाइना का विरोध करना है, चाइना के प्रोडक्ट का विरोध करना है, ताकि एक देशभक्ति की भावना जगे। तो हरीश साल्वे अपने देश के जाने माने वकील हैं, देशभक्ति के लिए, आतंकवादियों को सजा दिलवाने के लिए लगातार लड़ाई करते हैं। तो हमारे देश के कुछ राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने बात की कि चीन के ऊपर कोई मुकदमा किया जाए, चीन को मजा चखाया जाए। तो हरीश साल्वे के साथ कुछ लोगों का डिस्कशन हुआ। तो हरीश साल्वे ने कहा कि देखो, चीन के ऊपर अब हम कुछ कर नहीं सकते, यहां पर हम कुछ करेंगे तो भारत की कोर्ट से तो उसको कोई सम्मन भी जारी नहीं हो सकता, भारत की कोर्ट से कुछ हो नहीं सकता। और हरीश साल्वे जी कहते हैं कि चीन अभी वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड की 2nd नंबर की इकोनॉमी है। 20 ट्रिलियन डॉलर की यूएसए की इकोनॉमी, 12 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी, और भारत यूएसए का 10वां हिस्सा। मतलब यूएसए के अंदर अगर हर साल 2000 रुपए का काम होता है तो भारत के अंदर 200 रुपए का होता है, और चाइना के अंदर 1200 रुपए का। मतलब भारत से चीन 6 गुना बड़ा जीडीपी में है, भारत से यूएसए 20 गुना ज्यादा बड़ा है। तो भारत आज चाइना से 5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, बेचता कितने का है? 1 या 1,16,000 करोड़ का बेचता है, जो अभी लास्ट फिगर आई है। तो घाटा कितना है? लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। मतलब 3.25 लाख करोड़ रुपए हमारी जेब से निकालकर मोबाइल के नाम पर, ओप्पो के नाम पर, वीवो के नाम पर, शियोमी के नाम पर, एमआई के कैमरे के नाम पर हमारे यहां से चाइना निकालता है, और चाइना निकालकर वो पैसा पाकिस्तान को देता है सरकार को। पाकिस्तान की सरकार वो पैसा पाकिस्तान की मिलिट्री को देती है। पाकिस्तान की मिलिट्री उस पैसे का एक हिस्सा पाकिस्तान की आईएसआई को देती है। पाकिस्तान की आईएसआई उस हिस्से में से एक हिस्सा पाकिस्तान में हाफिज सईद को देती है, दाऊद इब्राहिम को देती है, मसूद अजहर को देती है, लखवी को देती है। और ये लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर उसी पैसे से भारत के अंदर कसाब जैसे आतंकवादी भेजते हैं, भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों को पेमेंट देने का काम ये करते हैं। आर्मी के ऊपर पत्थर पड़ता है तो वो पैसा हमारी जेब से जो चाइना लेकर जाता है, उस पैसे से पत्थर पड़ता है। हमारे सैनिकों के ऊपर बॉर्डर पर जो गोली चलती है, उस गोली का पैसा हमसे जो चाइना हमारे देवी देवताओं की मूर्ति बेचकर, झालर बेचकर, हमारे यहां होली के गुब्बारे बेचकर, होली का रंग बेचकर, होली की पिचकारी बेचकर, अपने चाइना का कैमरा बेचकर, अपने चाइना का मोबाइल बेचकर हमसे जो पैसा लेता है, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने का काम कर रहा, कॉरिडोर बनाने का काम कर रहा। हमारा भारत माता का मस्तक जो पीओके हम देखते हैं, उसके आधे हिस्से के ऊपर तो अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है। हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, हमारी बीएसएफ उस बॉर्डर के ऊपर नहीं है जो नक्शे के अंदर जहां से पाकिस्तान शुरू होता है। नक्शे के अंदर जहां से पाकिस्तान शुरू होता है, उससे कई मील पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो आज की लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर अपनी आर्मी रहती है। जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, जिसको पीओके कहा जाता है, जिसको बलूचिस्तान कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत या तो बलूचिस्तान के पीओके के टुकड़े कर देगा या उसको अपने अंदर मिला लेगा। तो पाकिस्तान ने एक राजनीति खेली और चीन ने एक राजनीति खेली कि भारत से हर साल वो लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है। और कब से कमा रहा है? कई सालों से कमा रहा है। उस पैसे से उसने चाइना से लेकर, तिब्बत से होते हुए, अक्साई चीन से होते हुए, उस पीओके से पाकिस्तान का वो कश्मीर का हिस्सा जो है भारत का, भारत के नक्शे में है, लेकिन जिसने चाइना के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उस नक्शे से उसने पूरी रेल लाइन बिछाई है, पूरा कॉरिडोर बनाया है, पूरी गैस की लाइन बिछाई है, पूरी पाइपलाइन बिछाई है, और वो उसको क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाती है, ताकि वो अपना माल भेज सके। और अब उस पीओके में, वो पीओके भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, उसमें तीसरी पार्टी बन गई है। वो पार्टी जबरदस्ती चाइना बन गई है। अब कल को हम जबरदस्ती उस पीओके को लेना चाहें, पाकिस्तान को दबाना चाहें, तो चाइना खड़ा हो जाएगा कि यहां पर तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा पैसा लगा हुआ है, इसके ऊपर आपकी आर्मी यदि आई,
आपने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो मेरी आर्मी भी आकर आपका विरोध करेगा। मतलब एक जबरदस्ती की थर्ड पार्टी बन चुका है चाइना। तो ये काम यहां पर हो रहा है। डब्ल्यूएचओ ने अभी 2 अलग अलग बयान जारी किए हैं। हरीश साल्वे की बात कर रहे थे तो हरीश साल्वे ने क्या कहा है कि चीन इतना ताकतवर है कि अभी उसके लिए ये मुकदमों से इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता। केवल एक रास्ता है चीन का कि दुनिया के 200 देश चीन का बहिष्कार कर दें, कि चीन का बना हुआ कोई सामान नहीं लेंगे, चीन के अंदर चीन से कोई भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कोई भी लेन देन के ट्रेड का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो केवल ये एक काम है जिससे चीन को घुटनों पर लाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आज बयान जारी किया है कि डब्ल्यूएचओ भरोसे के लायक नहीं है। यूएसए डब्ल्यूएचओ से पहले ही निकल चुका है। वो कहता है कि डब्ल्यूएचओ ठीक काम नहीं कर रहा, हम नया डब्ल्यूएचओ बनाएंगे। और डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है अभी भी? डब्ल्यूएचओ ने पिछले 4 महीनों में 40 बार चाइना की तारीफ की है। मिस्टर टुड्रोस, जिसको शी जिनपिंग का छोटा भाई कहा जाता है, उसने इस वायरस को फैलाने में चीन की कठपुतली का काम किया है। पूरी दुनिया में इस वायरस को जब पहली सूचना मिली, देखिए ताइवान ने 31 दिसंबर को सूचना की कि यह वायरस खतरनाक है, यह आदमी से आदमी के बीच में फैलता है। ताइवान की चिट्ठी को डब्ल्यूएचओ ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। दूसरी सूचना दी चीन ने, डब्ल्यूएचओ ने चीन की सूचना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 31 दिसंबर को कोई कार्रवाई नहीं की। पूरा जनवरी बीत जाता है, फरवरी बीत जाता है, मार्च बीत जाता है, तो 12 मार्च को इसको महामारी घोषित करते हैं। मतलब पहला केस आने के 72 दिन बाद। और आज ताइवान ने कहा है, पूरी दुनिया ने डब्ल्यूएचओ से पूछा है कि जब ताइवान ने साफ साफ कहा था कि ये वायरस हमारे ताइवान में आया है, ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता है, तो आपने फ्लाइट क्यों नहीं रोकी, आपने ट्रेड क्यों नहीं रोका, आपने इसको 31 दिसंबर को या जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में महामारी घोषित क्यों नहीं किया, आपने इसकी जांच के लिए स्पेशलिस्ट वैज्ञानिकों की, रिसर्चर्स की टीम क्यों नहीं भेजी, आपने इसका जीनोम स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया, आपने इसकी सारी रिपोर्टिंग क्यों नहीं ली, आपने फ्लाइट के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया। और 12 मार्च तक भी डब्ल्यूएचओ ने फ्लाइट के ऊपर बैन नहीं लगाया। जैसे कि डब्ल्यूएचओ और शी जिनपिंग चाहते हो कि हमारे यहां तो ये गलती से फैल गया, लेकिन अब पूरी दुनिया में फैल जाए तो पूरी दुनिया की फैक्ट्री बंद हो, चाइना की फैक्ट्रियां चलें, पूरी दुनिया का पैसा चाइना के पास आ जाए, घटिया मास्क बेचे, घटिया पीपी किट बेचे, घटिया टेस्टिंग किट बेचे। भारत के अंदर जो 2.5 लाख टेस्टिंग किट आई, 60,000 ऐसी पाई गई जो बिल्कुल खराब थी। कनाडा के अंदर मास्क भेजे, लगाते लगाते फट गई। इटली के अंदर जो सामान इटली ने मानवता के नाते चीन को दिया था, उसी को वापस भेज दिया। इतनी कारस्तानी करने का काम चीन कर रहा। 100 रुपए का N95 का मास्क जिसकी कीमत 80 से 100 रुपए है, उसको 500 रुपए में बेचने का, एडवांस पेमेंट पर बेचने का बेशर्मी से काम चाइना कर रहा है। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन चाइना का वुहान जहां से वायरस फैला वो खुल चुका है। चाइना के सारे शहर खुले हुए हैं। पूरे दुनिया के अंदर 150 देशों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये षड्यंत्र चाइना ने किया। तो अब डब्ल्यूएचओ ने कल परसों क्या कहा कि ये वायरस तो जानवर से आया है। दुनिया के 70% वायरस जानवर के से आते हैं और ये वायरस लैब के अंदर नहीं बनाया गया। अब डब्ल्यूएचओ ने फिर एक और बयान जारी किया। वो बयान क्या जारी किया कि चीन के अंदर जब ये मांग उठी कि अगर ये वायरस जानवरों से आया है और 70% वायरस जानवरों से आए हैं, तो ये जानवरों की मार्केट बंद क्यों नहीं कर दी जाए? पूरी दुनिया ये कानून पास क्यों नहीं करे कि पूरी दुनिया में शाकाहारी बन जाएं सब, पूरी दुनिया के अंदर फल सब्जियां खाएं, मांस खाना छोड़ दें, जैसा भारत में कहा गया है। भारत के अंदर जैसे नियम बनाया गया है कि अहिंसा रखो, हिंसा किसी की नहीं करनी, किसी का मांस नहीं खाना। अब आप कहेंगे कि राम जी हिरण के पीछे गए थे, पुराने जमाने में भी शिकार करते थे। तो शिकार करते थे अपने हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए, अपना आखेट करते थे, अपनी वीरता की परीक्षा के लिए केवल क्षत्रिय करते थे, केवल वीर पुरुष करते थे, एक वर्ण के लोग करते थे। जैसे गोली चलाने का काम हर व्यक्ति नहीं करता, जो बॉर्डर के ऊपर होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको गोली चलानी है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, वो युद्ध का अभ्यास करता है। आम आदमी युद्ध का अभ्यास नहीं करता। ऐसे ही जो पुराने जमाने में क्षत्रिय होते थे वो आखेट करते थे, शिकार खेलते थे, तो अपनी
चुस्ती फुर्ती बनाकर रखने के लिए, अपना निशाना बनाकर रखने के लिए, अपने अस्त्र शस्त्रों को बनाकर रखने के लिए वो युद्धाभ्यास करते थे। वो केवल क्षत्रिय करते थे, लेकिन वो मारने के बाद उसको खाते नहीं थे। शेर को मारते थे, हिरण को मारते थे, तो खाने का काम नहीं करते थे, उनका युद्धाभ्यास होता था। तो WHO 3 दिन पहले तो कहता है कि वायरस 70% जानवरों से आते हैं, और आज क्या कहता है? आज वो कहता है कि 70% जानवरों से तो आते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम रोक नहीं लगा सकते। चीन की मार्केट तो खुलनी चाहिए, चीन की मांस की मार्केट, चीन की वेट मार्केट, जहां पर खुलेआम मांस को काटा जाता है, उसकी मार्केट तो खुलनी चाहिए, उसके ऊपर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। तो WHO चीन की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। वायरस का एक और खतरनाक चीज आई है। वो खतरनाक चीज क्या आई है कि कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनकी आयु 30 से 40 वर्ष की है, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आया, ना खांसी आई, ना जुकाम आया, ना उनका गला खराब हुआ, ना उनको बुखार आया, और वो अचानक मर, कोरोना पॉजिटिव थे और अचानक मर गए। तो ऐसी एक खतरनाक चीज भी आई है। अब अगर हम और बातचीत करते हैं तो एक बातचीत अब आई है कि USA के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह वायरस सूर्य की रोशनी के अंदर मर जाता है, सूर्य की रोशनी के अंदर यह वायरस मरता है, और इस वायरस के मरने में सूर्य एक बड़ा योगदान प्ले करता है। तो हमारे भारत के अंदर जो घर बनते थे, मैं याद करता हूं कि हर घर के अंदर एक आंगन जरूर होता था कि जहां सीधी सूर्य की किरणें आती थी। अब हमारा भवन निर्माण कितना उन्नत रहा है, आप गर्व करेंगे कि हमारे भवन निर्माण में हमें कभी AC की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि AC का प्रयोग करेंगे तो AC के अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करेंगे वो ओजोन की परत को खराब कर देगी, ओजोन की परत को खराब कर देगी तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर के ऊपर जरूरत से ज्यादा पड़ेंगी तो भी नुकसान करेंगी, और सूर्य की किरणें हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगी तो विटामिन D कम हो जाएगा। हमने सूर्य को भगवान माना। क्यों माना? क्योंकि सूर्य कि किरणों के अंदर वो ताकत है जो हमारे शरीर को पोषण देता है, विटामिन D देता है। ये तो खोजा गया विटामिन D। मैं कहता हूं ऐसे विटामिन D जैसे कम से कम 1000 चीजें होंगी जो सूर्य हमें देता है, जिनकी हमने आज पहचान नहीं की है। हो सकता है 200 साल बाद आपको ऐसे 50 तत्व और मिले कि सूर्य की किरणों से तो ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये बीमारी होती है तो इसके पीछे सूर्य की किरणें ना मिलना हो सकता है। और हो सकता है आने वाले समय में ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें। अभी भी कहने लगे ना कि अगर विटामिन D की कमी से को दूर करना है तो एक फार्मूला डॉक्टर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि 40% आपकी बॉडी खुली हो। याद कर लीजिएगा आप, बहुत उपयोगी है। आप भी टेस्ट करवाएंगे तो, मैंने भी थोड़े दिन पहले टेस्ट करवाया तो मेरा भी विटामिन D कम था। योग करने वाले व्यक्तियों का भी विटामिन D कम हो जाता है यदि वो सूर्य भगवान के पास ना जाएं, खुले में ना जाएं तो। क्योंकि हम भी बंद कमरे में रहते हैं, गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद ट्रेवल करते हुए गए तो सूर्य के बीच में बैठने का, सूर्य की किरणों में बैठने का समय नहीं लग पाता। तो विटामिन D को प्राप्त करने का एक फार्मूला है कि 40% हमारा शरीर खुला हो, 40 मिनट तक लगातार, जब सुबह और शाम की धूप हो, जब गुनगुनी ऐसी धूप हो जो सहन करने लायक हो, और 40 दिन तक, यदि हम एक साल में करते हैं 40 दिन, 365 दिन में 40 दिन, 40 मिनट, और बॉडी का कम से कम 40% हिस्सा खुला हो। 40% मतलब आपने निक्कर पहनी हुई है तो आपने ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया तो आपकी बॉडी का 40% हिस्सा खुला हो गया। आपने ऊपर कुछ पहना हुआ है तो आपने नीचे वाले हिस्से को खुला कर लिया तो 40% हिस्सा आपका खुला है, और आप 40 मिनट तक बैठ गए, और ऐसा आपने 40 दिन तक कर लिया तो पूरे साल आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D कम नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में हो सकता है, अभी जो 40 मिनट बैठने की रिकमेंडेशन तो वैज्ञानिक कर रहे हैं, आने वाले समय में वैज्ञानिक ये भी कहें कि सुबह सुबह जब जल का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब स्पर्श होता है और उससे जो रश्मियां निकलती हैं उससे कुछ और विशेष लाभ मिलता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। अब 1735 तक जिंक को एक अलग तत्व के रूप में नहीं मानते थे। हमारे वैज्ञानिकों ने सोने से, लोहे से, टीन से, चांदी से, तांबा से, कांसे से औषधि भस्म बनाने का काम किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। उस रिपोर्ट में यह था कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो चाइनीज वायरस है, ये जो वुहान वायरस है, कम्युनिस्ट वायरस है, कुंगफू वायरस है, मैं ये चारों नाम इसलिए जानबूझ कर लेता हूं, मैं एक नाम भी ले सकता हूं ताकि आप जब भी इस वायरस को सोचे तो आपको 4 नाम दिमाग में आए। कुंगफू करता हुआ एक योद्धा आए, कम्युनिस्ट व्यक्ति आए, यहां का जो भारत का भी देश के विरोध में जब कोई कम्युनिस्ट व्यक्ति बोले, कन्हैया कुमार या हार्दिक पटेल बोले, तो आप उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ कर सके कि ये इतने खतरनाक होते हैं। जो देश के विरोध में बोले तो आपको ध्यान आए कि ये कम्युनिस्ट लॉबी कितनी खतरनाक है। तो इसके लिए आपको मैं बार बार कहता हूं। तो अब
एक रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट अपने भारत के ज्ञान विज्ञान के ऊपर मोहर लगाती है। मैं अभी स्टेनलेस स्टील की कंपनी में मैंने काम किया है, ये स्टेनलेस स्टील का गिलास है। मुझे कहीं मुझे पूज्य स्वामी जी महाराज से उपहार में एक चांदी का गिलास मिला एक बार दीपावली के ऊपर, उनका अनन्य प्रेम है। उस चांदी के गिलास को मैंने पैक करके रखा हुआ था, कभी मैंने उसको प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज खुद भी नहीं करते। तो वो कहते कि हम तो सामान्य बर्तनों में भोजन करते हैं। तो उन्होंने अपने बर्तनों को बांट दिया, और बर्तनों को बांट दिया तो एक गिलास उन्होंने मुझे दे दिया। वो गिलास मेरे घर में रखा हुआ था, मैंने उसको कभी प्रयोग नहीं किया। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस के ऊपर जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको गिलास को निकाल लूं। और अब पूरे दिन मेरी कोशिश रहती है कि 90% मैं उस एक गिलास को भरकर रखता हूं, और जब प्यास लगती है तो उसी का पानी पीता हूं। इसलिए नहीं कि चांदी का गिलास में पानी पीना कोई अमीरी का प्रतीक है, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन यह विज्ञान है। उस विज्ञान को मानते हुए एक रिसर्च की रिपोर्ट आई, वो क्या कहती है, कोरोना के वायरस के ऊपर साइंटिस्ट ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन एंड वायरोलॉजी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिसर्च की। क्या रिसर्च की कि कोरोना का वायरस लिया, उस वायरस को कार्डबोर्ड के ऊपर, प्लाई के ऊपर रखा, गत्ते के ऊपर रखा, पेपर के ऊपर रखा, स्टेनलेस स्टील के ऊपर रखा, उसको तांबे के ऊपर रखा और उसको हवा में छोड़ा। अब इस रिपोर्ट के रिसर्च के जो नतीजे आते हैं ना, वो भारत के धातु विज्ञान के ऊपर मोहर लगाते हैं। भस्म की बात तो हो सकता है हम कल कर लें, मैं आज नहीं करूंगा, परसों कर लेंगे, क्योंकि जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते लंबी हो जाती है। और अगर आपको आनंद आया हुआ है तो मैं रोज 8 से 9, सवा 9 बजे तक लाइव किया करूंगा। बस मुझे आपसे ये चाहिए कि ये जो बातें हैं ये जन जन तक पहुंचे, इसलिए आप बीच बीच में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार शेयर कर दें। अगले दिन भी इसको शेयर जरूर कर दें, दिन में 9 बजे शेयर कर दें, एक बार 11 बजे शेयर कर दें। इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग चोर है, उसकी फेसबुक का प्रयोग करना भी पाप है। तो मेरे पाप तो धुल रहे हैं। धुल कैसे रहे कि मैं आपको बता रहा हूं फेसबुक के बारे में, देश के बारे में, चाइना की कारस्तानी के बारे में, स्वदेशी के बारे में, राष्ट्र गौरव के बारे में। तो मैं इस फेसबुक का प्रयोग करके पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। आपके पास ओप्पो का, शियोमी का, वीवो का मोबाइल फोन है, आपके पास एमआई का मोबाइल फोन है, चाइनीज मोबाइल फोन है, तो आपको पाप लग रहा है, क्योंकि आपके चाइनीज मोबाइल फोन के पैसे देश का नुकसान करने के काम आ रहे हैं। तो उसका प्रायश्चित क्या है? उसका प्रायश्चित यही है कि इसी मोबाइल फोन का प्रयोग करके हमें चाइना को एक एक घर तक एक्सपोज करने का काम करना है। ये आपने यदि कर लिया तो आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिए, कल भी शेयर कर दीजिएगा, 2-2, 3-3, 4-4 बार शेयर कीजिए। क्योंकि फेसबुक की एक पॉलिसी क्या है कि जो एड के अनुसार, एड के ऊपर क्लिक नहीं करते, जो एड के अनुसार उनको बूस्ट करने के लिए पेमेंट नहीं लगाते। देखिए फेसबुक के अंदर आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो बूस्ट का ऑप्शन आता है ना, एडवर्टाइजमेंट का। तो आप जब फेसबुक के आपका डाटा चोरी करता है, उससे तो कमाता है, कम से कम आपसे 2-2.5 हजार रुपए तो कमाएगा फेसबुक। लेकिन यदि आप उसकी एड के ऊपर क्लिक नहीं करते, उसके लिए ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो आप जो पोस्ट करते हैं वो ज्यादा लोगों को दिखती नहीं है। मान लीजिए आपसे 5,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपने कोई पोस्ट की तो आपकी पोस्ट की रीच हो सकता है 5,000 में से 50 के पास ही जाए। तो आपने एक बार शेयर की तो केवल 50 व्यक्तियों तक जाएगी, दोबारा शेयर करेंगे तो और दूसरे 50 व्यक्तियों तक जाएगी। तो फेसबुक के पोस्ट की रीच, जितने आपके फ्रेंड हैं, जितने आपको लाइक करने वाले हैं, जितने आपके फॉलोवर हैं, वो सबको नहीं जाती, क्योंकि सबको जाएगी तो सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा। फेसबुक ने एक चालाकी की हुई है कि आप जब कोई पोस्ट करते हैं तो उसकी रीच 1 से 2% होती है। मतलब जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उस 100 लोग जुड़े हुए हैं तो 1-2 लोगों को वो दिखाई देती है। आपने भी जितने लोगों को लाइक किया हुआ, क्या सारी पोस्ट आपको आती है? नहीं आती, क्योंकि सारी पोस्ट यदि फेसबुक सबकी दिखाएगा तो उसके सर्वर के ऊपर डाटा ट्रांसमिशन लाखों करोड़ों जीबी का होने वाला है। और हर डाटा का ट्रांसमिशन, हर वीडियो का ट्रांसमिशन, हर फोटो का ट्रांसमिशन, हर टेक्स्ट का, हर पोस्ट का ट्रांसमिशन, उसमें फेसबुक का कुछ खर्चा भी लगने वाला है। तो वो ये चाहता है कि आपका डाटा तो ट्रैक करे, आपको ऐड तो दिखाए, आपके डाटा को बेचे तो सही,
कंपनियों को, लेकिन आप उसका नुकसान कम से कम कर पाओ। तो इसलिए पोस्ट की रीच शेयर करने के बाद भी कम होती है। तो इसका एक ही तरीका है, तो जो चीज अच्छी हो, जो देश के हित में हो, उसको 5 से 10 बार शेयर करना है, ताकि 50-50 भी पहुंचे तो 500 व्यक्तियों तक अलग अलग टाइम में वो पहुंचेगी। फेसबुक क्या चालाकी करता है कि आपके 500 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो 50 को एक पोस्ट आपकी भेजेगा, बाकी 50 को दूसरी भेजेगा, बाकी 50 को तीसरी भेजेगा। तो सबको यह लगेगा कि मुझे पोस्ट तो आ रही है, फेसबुक कुछ चालाकी नहीं कर रहा, लेकिन कम आ रही है। तो रिसर्च की तो यह पाया कि हवा के अंदर यह विषाणु 3 घंटे जीवित रहता है, कोरोना का विषाणु। जब उन्होंने रिसर्च की तो यह पाया कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर यह विषाणु 24 घंटे जीवित रहता है, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। और स्टेनलेस स्टील के बारे में यह माना जाता था कि ये तो चमत्कार है, इससे कोई बहुत अच्छी धातु हो नहीं सकती। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप स्टेनलेस स्टील के सर्जरी के इक्विपमेंट, डॉक्टर की कैंची स्टेनलेस स्टील की, डॉक्टर का चाकू स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील हम दूध लेकर जाते हैं, तो दूध लेकर जाते हैं जहां खाने पीने के बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, जहां खाने पीने की बात आती है तो क्या आती है कि फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। फूड ग्रेड कौन सा है? एक स्टेनलेस स्टील होता है 304 नंबर, 304। ऐसे ही जो महंगा ये जो बर्तन है, ये तो 100-125 रुपए किलो आते हैं। जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील आता है और जो अच्छा, जिससे और जो सर्जिकल के इक्विपमेंट बनते हैं, वो होता है 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, 1800 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो। उसके अंदर निकल होता है, उसके अंदर क्रोमियम होता है। तो ये सब महंगी धातु है। निकल के रेट की बात करें तो मैं 15 साल पहले की बात करूं तो 2002-3 में उसका रेट 2000 रुपए किलो होता था। आज तो बहुत बढ़ गया होगा। 10 साल से मैंने उसके बारे में कभी फैक्ट्री में मेरी बातचीत नहीं हुई। तो ये निकल क्रोमियम बनाकर स्टेनलेस स्टील हमने बनाया, तो हमने सोचा इससे अच्छा तो कुछ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ता। आपके घर की थाली, आपके घर का गिलास, कोई स्क्रैच पड़ा क्या उसके ऊपर? कभी आपने देखा हो कि उसके अंदर निशान पड़ा हो? आप इसके ऊपर रगड़ें, कुछ धातु की किसी चीज से आप रगड़ मारें, जैसे मैं इसको लोहे से रगड़ मारना भी चाहूं तो इसके ऊपर निशान नहीं पड़ेगा, कोई खरोंच नहीं आ रही। अब खरोंच नहीं आ रही तो वायरस इसके अंदर फंसेगा नहीं। आप स्टेनलेस स्टील की जगह यदि और कोई कच्ची धातु का प्रयोग करें, उसके ऊपर खरोंच आएगी। तो आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि खरोंच के अंदर जीवाणु विषाणु घुस गया तो साबुन से आप उसको साफ नहीं कर सकते, जंग हुआ तो साफ नहीं कर सकते। स्टेनलेस स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता, ये हार्ड है, इसके अंदर स्क्रैच नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये बैक्टीरिया और वायरस के प्रचार प्रसार को रोकता है। लेकिन जो रिसर्च की रिपोर्ट आई वो हमारे नागार्जुन के ऊपर, हमारे विज्ञान के ऊपर मोहर लगाती है। वो क्या कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर तो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक कोरोना का वायरस जीवित रहता है। कार्डबोर्ड के ऊपर, गत्ते के ऊपर, प्लाई के ऊपर भी वो 2 से 3 दिन जिंदा रहता है। मतलब 3 दिन तक वो वायरस मरेगा नहीं। लेकिन कमाल की बात क्या बताई कि कॉपर के ऊपर जो तांबा हम प्रयोग करते थे, मेरा दिमाग कई बार चकराता था कि हमारे सुश्रुत ने 125 प्रकार के सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट बनाए, चाकू बनाए, चिमटी बनाए, अलग अलग प्रकार की चिमटियां बनाई, काटने के यंत्र बनाए, सिलने के यंत्र बनाए, लेकिन तब तो स्टेनलेस स्टील नहीं था। तो किस चीज से बनाते थे? तो आज पता लगा, जब अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन की जो रिपोर्ट आई, आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं। आपको केवल इतना डालना है कि तांबा कोरोना, केवल ये 2 शब्द डालिए, आप हिंदी में या इंग्लिश में डाल सकते हैं। कोरोना वायरस, कॉपर, ये 2 शब्द आप डाल दीजिए गूगल के अंदर, आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी। आपको मेरी बात पर आंख बंद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और आपको एक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, आप जब सर्च करेंगे तो गूगल 2.5 सेकंड के अंदर, हो सकता है आपको 500 रिजल्ट दे। 500 2.5 सेकंड के अंदर, 2.5 सेकंड से कम भी लग सकते हैं। तो वो क्या कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि तांबे के ऊपर ये वायरस केवल 4 घंटे जीवित रहता है। हवा में कितनी देर रहता है? 3 घंटे। मतलब ऐसा बर्तन जो हवा के बराबर वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को जीवित रहने दे, वो तांबा है। और ये तांबा हमारे प्राचीन काल में खूब प्रयोग होता था और ये तांबा ही प्रयोग होता था। तांबे के स्पर्श के गुण हमारे आयुर्वेद में लिखे हुए हैं कि तांबे में रात को पानी रख दिया जाए और सुबह उसको पी लिया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये बताया है आयुर्वेद में। उनके पास कोई अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नहीं था, उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं था। तो कैसे बताया? अब उन्होंने बताया, इसका रीजन बताया कि होता क्या है
जब कोई वायरस स्टेनलेस स्टील के ऊपर जाता है तो इसकी कोई केमिकल रिएक्शन इसके निकल से, इसके क्रोमियम से, इसकी धातु के साथ नहीं होती। लेकिन जब वो कॉपर की सतह के ऊपर बैठता है वो कोरोना का वायरस, तो कॉपर के जो कॉपर आयंस रहते हैं वो उस वायरस की आउटर बॉडी को रैप्चर कर देते हैं। वायरस क्या है? वायरस देखिए, होली में आपने गुब्बारा फुलाया है ना, होली के गुब्बारे में एक बाहर गुब्बारा होता है प्लास्टिक का और अंदर पानी भरते हो आप। तो ऐसे ही वायरस के अंदर बाहर एक फैट की या प्रोटीन की एक लेयर होती है गोल गोल, उस लेयर के अंदर उसका आरएनए या डीएनए मटेरियल भरा होता है। वो बाहर की जो लेयर है फैट की और प्रोटीन की, वो लेयर उसको अंदर के आरएनए डीएनए को प्रोटेक्ट करती है। और जब वो लेयर अगर हट जाए, अब साबुन से हम हाथ धोते हैं तो क्या होता है, वो जो बाहर की लेयर है आरएनए और डीएनए के बाहर जो प्रोटीन की और फैट की लेयर है, वो जब साबुन का कास्टिक सोडा, साबुन का जो एसिडिक मटेरियल उसके फैट के कांटेक्ट में आती है, प्रोटीन के कांटेक्ट में आती है, तो उसको फाड़ देती है। और उसको फाड़ने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी हाथ धो तो 20 सेकंड तक रगड़ने चाहिए, ताकि उस वायरस यदि है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसके बाहर की फैट और प्रोटीन की लेयर रैप्चर हो जाए। और रैप्चर हो जाएगा तो उसका आरएनए और डीएनए का मटेरियल बाहर निकल जाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, वो एक तरीके से किल हो जाएगा। ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ऐसे ही मरते हैं। ये इसका मोटा मोटा सा सिद्धांत है। मैं कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं। मेटलर्जी तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, ये डॉक्टरी तो, और ये बैक्टीरिया वायरस के बारे में तो मैंने बहुत कम पढ़ा है। तो ये ऐसे वायरस मरता है। तो तांबे की सतह पर होता क्या है, जो कॉपर के आयन है, कॉपर के आयंस उस बैक्टीरिया के बाहर वैसा ही इफेक्ट करते हैं जैसे साबुन करता है, जैसे सैनिटाइजर करता है। कॉपर के आयन उस बैक्टीरिया के, उस कोरोना के आउटर लेयर को रैप्चर कर देते हैं। और जब आउटर लेयर को रैप्चर कर देते हैं तो वो वायरस मर जाता है। मरा हुआ वायरस, जैसे अंदर वायरस है गिलास के अंदर, कॉपर का गिलास है, उस कॉपर के गिलास में वायरस है, उस 4 घंटे वो वायरस रहा, तो कॉपर के आयन ने वायरस के साथ केमिकल रिएक्शन की, वायरस को उसने किल कर दिया। वायरस वहां पर है, आपने पानी डाला, उस किल किए हुए वायरस को आपने पी भी लिया, तो वो आपके सेल्स के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है। कॉपर बनाया हमारे पूर्वजों ने, बहुत पहले बनाया, यूरोप में, यूएसए में बना, उससे पहले बनाया। और उस कॉपर के ऊपर कोरोना वायरस केवल 4 घंटे जीवित रहता है। इतना उच्च धातु का विज्ञान हमारा रहा है। तो ये हमारा सुपर साइंस रहा है। भस्म कैसे बनती है, लो भस्म कैसे बनती है, मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ताकि आप कल हम और बाकी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ी सी बातचीत करूंगा, ताकि बाकी बातचीत कल करेंगे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने जो किया, जो हम लोगों ने किया, जब कोई भस्म बनाई जाती है तो उस भस्म के बनाने में मैं आपके सामने केवल एक भस्म की बात करता हूं, लोहे की भस्म की। लोहे की भस्म जब बनाई जाती है तो लोहे की भस्म में लोहे की एक वैरायटी ली जाती है। जैसे 100 ग्राम आपने लोहा लिया तो उसके 16 गुना ज्यादा उसका त्रिफला लेते हैं, फिर उसको 28 गुना ज्यादा उसमें पानी लेते हैं। त्रिफला को 8 गुना जल में भिगोकर रात में उसको भिगोकर रखते हैं, फिर उसको आग पर चढ़ाते हैं, फिर उसका क्वाथ बनाते हैं। फिर जब वो 1/4 बच जाता है तो उस क्वाथ को तैयार करके लोहे के पत्रों को आग के ऊपर चढ़ाते हैं। गर्म होने के बाद इन पत्रों को फिर त्रिफला के अंदर बुझाते हैं। इस लो पत्र को त्रिफला के अंदर ये बुझाने की प्रक्रिया 7 बार करते हैं। और 7 बार करने के बाद कई इसके अंदर और शुद्धिकरण का काम करते हैं। इसको गोमूत्र में, इसको छाछ में, इसको एलोवेरा के अंदर अलग अलग तरीके से इसकी भावना देते हैं। फिर कितने पुटी बनानी है, 100 पुटी बनानी है या 1000 पुटी बनानी है, मतलब गज पुटी या सहस्त्र पुटी जो भस्म बनानी होती है, उतनी बार इस प्रोसेस को दोहराया जाता है। तो हर चीज का कोई ना कोई इफेक्ट होगा। आंवले के अंदर आंवले के विटामिन का कुछ असर होगा, हरड़ बहेड़ा का कुछ असर होगा, उसके साथ साथ त्रिफला का कुछ असर होगा, जल का कुछ असर है, गाय की छाछ का कुछ असर है, कुल दाल के पानी का असर है, एलोवेरा के क्वाथ का असर है। तो ये सारी चीजों की केमिकल रिएक्शन को कैसे समझा होगा, कितना बड़ा विज्ञान हमारे भारत में रहा होगा। मैं नतमस्तक हो जाता हूं महर्षि चरक के सामने, महर्षि सुश्रुत के सामने, नागार्जुन के सामने, हमारे भारत के ऋषियों के सामने, कि इतना अद्भुत विज्ञान हमारे भारत देश में रहा। तो मैं आज वाणी को विराम देता हूं। विषय फिर अधूरा छूट गया। जो बाकी बचा हुआ विषय है धातु विज्ञान का, उसकी कल बातचीत करें, आज ही करें। मैं कमेंट को ऑन करता हूं, आज करें या कल करें। अभी धातु विज्ञान के बारे में कितनी धातुएं थी, कैसे प्रोसेस किया जाता था, कैसी भट्टी होती थी,
इसके बारे में और बातचीत करनी है तो कल करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई अदालत योगी जी, नवीन फुलेरा जी, राम जीवन जी, स्वामी नारायण जी, विजय कुमार चौरसिया जी, अंकुर सिंह जी, समुद्र सिंह राठौर जी, राजू स्वर्णकार जी, बंगाल के मुर्शिदाबाद के हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, राय असित जी, प्रियंका जायसवाल जी, ब्रजमोहन जी, आरती जी, भंवरलाल आर्य जी, पूरे कर्नाटक में भंवरलाल जी मैसेज को पहुंचा देते हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, पूरे साल प्रवास करते हैं। बहन संजीवनी जी बहुत जिम्मेदार, सोशल मीडिया पर एक्टिव हमारी बहन है। उषा भगत जी, सिद्धेश्वर धोंडी जी, अनिब्रता जी, कुलदीप योगी जी, अदालत योगी जी, भंवरलाल आर्य जी, विनोद भारद्वाज जी, अभय भारती जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। भाई पंकज आर्य जी, योग प्रचारक अलीगढ़ से, ये सब हमारे एक एक हीरे हैं जो पतंजलि के मुकुट में जड़े हुए हैं, बहुत समर्पित हैं, जिन्होंने अपने 10-10, 12-12 साल इस सेवा के लिए लगाए हैं और जिनकी सेवा का मूल्यांकन किया जाए तो लाखों रुपए की सेवा जिन्होंने इस मानवता की, इस राष्ट्र की, इस समाज की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं। आपको कोई नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आपको कुछ मैसेज मिले या ना मिले, आप अपनी ओर से मैसेज कर दिया कीजिए कि 8 बजे हम मिलेंगे। अब 8 बजे से यदि कोई टाइम चेंज होगा, जब रामायण खत्म हो जाएगी तो टाइम चेंज करके इसको हम और आपसे बात करके 7 बजे कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो 7 बजे इसको बाद में कर लिया जाएगा रामायण के खत्म होते ही। तो आप सूचना दे दें, कल फिर हम इसी समय मिलेंगे। जय हिंद। आज की चर्चा कैसी लगी और आपको मेरे इस चर्चा में, देखिए मैं सीख रहा हूं, मुझे आप विद्यार्थी मानिए, मैं किसी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं किसी विषय का विद्वान नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक साधारण कार्यकर्ता हूं जिसने पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में रहकर अपनी सामान्य बुद्धि से जो देखा उसकी मैं आपसे अति उत्साह में आकर केवल बातचीत करता हूं। और आपको जहां कहीं मेरी कोई बात गलत लगे तो उसके ऊपर आप मैसेज बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। फेसबुक के पेज पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, उससे मैसेज मुझे कर सकते हैं, उस मैसेज से मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस बात के ऊपर सुधार करूंगा। और यदि आप मेरी किसी जानकारी को करेक्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि उस चीज के अंदर मैं सुधार करूं, उसको और अच्छा करूं, इस कार्यक्रम को हम और कैसे अच्छा बता सकते हैं। और इन 20 दिनों में मैं आपसे अभी धातु विज्ञान की बात कर रहा हूं, किसी एक दिन कालगणना की बात करेंगे, किसी एक दिन लिपि विज्ञान की बात करेंगे, किसी एक दिन ध्वनि विज्ञान की बात करेंगे, किसी एक दिन हम खगोल विद्या की बात करेंगे, किसी एक दिन हम विमान शास्त्र की बात करेंगे, किसी एक दिन हम हमारे प्राचीन भारत के अंदर जो मिसाइल विज्ञान रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रही है, उसकी बातचीत करेंगे। हम एक एक दिन भारत के गौरव की बात करेंगे, हमारे राष्ट्र के गौरव की बात करेंगे। उसके लिए यह कार्यक्रम तय किया गया है। और आने वाले समय में पूज्य स्वामी जी महाराज जो हजारों सूर्य के बराबर इस देश व दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, उन्होंने वैदिक चैनल प्रारंभ किया है जिसके ऊपर वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, अष्टाध्यायी, ये सारी विद्याएं आपको घर बैठे मिल सकती हैं। तो आप उसको जरूर देखें। यूट्यूब का चैनल पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और भारत स्वाभिमान का बना हुआ है। ये सारी पूज्य स्वामी जी महाराज और विद्वान अलग अलग लेक्चर आपको उसके ऊपर मिलेंगे, उनको आप सुन सकते हैं। फेसबुक के ऊपर पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी को लाइक कर लीजिए। और श्रद्धेय आचार्य जी हर शनिवार की शाम को 4 बजे फेसबुक के ऊपर लाइव आते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट आयुर्वेद के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हमने तो पूज्य आचार्य जी के साथ कभी पदार्था में चले गए तो उस 1 घंटे 2 घंटे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैनेजमेंट से लेकर प्रबंधन से लेकर जितने विषय हो सकते हैं। पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये ऋषियों के अवतार हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आए हैं, जो इस भारत को पूरी दुनिया में ऊपर उठाने के लिए, नेतृत्व देने के लिए, भारत को विश्व के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दोबारा से स्थापित करने के लिए आए हैं, ऐसा लगता है। तो हमें इनके चरणों में बैठकर सेवा करने का स्थान मिला है, तो हम उनके लिए कृतज्ञ हैं कि एक साधारण व्यक्ति को, एक साधारण बच्चे को उन्होंने ये अवसर दिया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर आकर भारत स्वाभिमान की, योग की, आयुर्वेद की सेवा कर सके। तो पूज्य गुरुदेव को हम नमन करते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिन्होंने ये अनुष्ठान किया और जिसमें आप और हम मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो कल 8 बजे हम फिर मिलते हैं, फिर से हम बातचीत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।